या आप लोग साथ में बैठो, ये तीन दो लोग शेयर कर लो, दो दो। दो लोग शेयर कर लो पिछले। दो दिन के बाद अगर आ रहा है और तो रख लो। जिनके पास आ रहा है वो रखते रहो, फिर मुझे वापस भी करना है आपको, ठीक है। ठीक है, पहले बोर्ड की तरफ देखेंगे, मैं समझा दूं फिर आप समझना। ठीक है, अब सुन ले पहले क्या क्या है, फिर बताएंगे। मैं पेपर तब आपको पढ़ना है जब मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल आपको पता है 500 नंबर का होता है। ठीक है, 500 मार्क्स। दो पेपर होते हैं इसमें, एक आपका किसी भी ऑप्शनल में, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 के दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, पेपर 2 के दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, 250 मार्क्स का ये होता है पेपर 1, और 250 मार्क्स का होता है पेपर 2। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन ए, सेक्शन बी में क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं? 10 मार्कर होते हैं, 10 नंबर के, 15 नंबर के, और 20 नंबर के। ठीक है, 10 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन में, जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 15 नंबर के दो होते हैं, और 20 नंबर का एक होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके 10 नंबर के होते हैं, 10 मार्कर, 15 मार्कर एंड 20 मार्कर। ठीक है, 10 नंबर के, 15 और 20 नंबर के। तो 10 नंबर के 5 सवाल है यहाँ पर, तो 50 नंबर के ये हो गए। और ये अगर आपके 15 दो नंबर के 30 नंबर, और 20 50, तो ये आपको 5 करने होते हैं, और ये 5। ठीक है, टोटल फिर बन जाएगा आपका, सॉरी, 4 और 5, तो 5 50 × 4 200, और ये आपका हो गया 250। ठीक है, चॉइस मिलती है आपको इसमें। ठीक है, तो आपने ऑप्शन का देखना है तो चॉइस मिलती है। यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चॉइस मिलती है, चार यहाँ करने। ये वाला जो पार्ट होता है कंपलसरी होता है, ये आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। सिमिलरली यहाँ भी 10 × 5 करने ही करने हैं, 5। दोनों सेक्शंस को मिला के, मतलब वो मार्क्स का टोटल वो कर लेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि 15 नंबर के, और 20 नंबर, और आपका 10 नंबर का। अब ऑप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में? कोई भी ऑप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 500 नंबर का आपका है, 500 में से आपने सुना होगा लोग 300 तक ले आते हैं। ठीक है, तो 300 नंबर अगर आ रहे हैं हमारे, तो उसका मतलब कितना परसेंट हो गया? 60%। अगर 300 भी नहीं, हम 250 नंबर ला रहे हैं सपोज, तो मतलब यहाँ पे 50% मार्क्स हमारे हाथ में हम ला सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, जीएस में आप चार पेपर पढ़ते हो 250 नंबर के, 250, 250, 250, 250। वहाँ कितनी मेहनत कर लो, 450 लाने, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट हो बिल्कुल, मतलब बहुत ही आपका तगड़ा कमांड है, मतलब बाप हो जनरल स्टडीज के। ठीक है, इसे बाप बोलते हैं जो 450 ले आए 1000 में से। यहाँ जो एवरेज भी अगर ठीक ठाक पढ़ाई कर ली, हार्ड वर्क, तो आपका 250 आएगा। ये आप आज जाके टॉपर की जो मार्कशीट आई है 2023 वाली, नेट पे घूम रही है, वो आप टाइप करके देखोगे तो आप मार्क्स कैलकुलेट करना जीएस के। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री वाला, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एथिक्स। एससे मत डालना, इसमें एससे की बात नहीं करना। ठीक है, तो ये आप अब आप देख सकते हो, अगर आप एक रैशनल आदमी, मतलब आप में बुद्धि है कि यहाँ यार 500 नंबर पे मेहनत करके हम 500 में से 250 अचीव कर पा रहे हैं, यहाँ इसका डबल में भी हम 450 भी आप पहुंच सकते हो। 450 से कम 420, 430, मतलब पढ़ना तो है, लेकिन उसका कितनी मेहनत करना। उसमें भी जीएस 4 में बहुत स्कोर कर सकते हो, एथिक्स वाले में 140, 120, 130। फिर और में तो 95, 110, इतना ही वेरी करता है। यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शनल हो, मैथ्स ऑप्शनल हो, मैथ्स में लोग आप सोचो 500 में से 350 नंबर तक लाए, कनिष्क कटारिया जैसे लोग।
उनके जीएच में 250 में से 80 नंबर दें, 80, 90, 100, 350 नंबर, कितना परसेंट हो गया? 75%, मतलब 70% के आसपास। तो ये है आपका सोशियोलॉजी ऑप्शन लो, आपका मन कोई सा भी हो, लेकिन 250 नंबर वहाँ पे एक, ये आप कह रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा कि अच्छी लाए जा सकते हैं, तो ऑप्शनल की महत्वता बहुत ज्यादा है। और 250 भी छोड़ो, आप यहाँ पे 250 इसमें ला रहे हैं आप, 500 ऑप्शनल प्लस 250 एथिक्स, ये अपने में 750 नंबर बनाता है। 750 में से 620 नंबर लाना आपके हाथ में है, मतलब ये अचीवेबल है। 620 नंबर, अगर आप 300 ऑप्शनल में ला रहे हैं और 120 एथिक्स में ला रहे हैं, तो वहाँ आप 750 में 620 ला सकते हो, 1000 में से 450। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप इस तैयारी में कूद रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यूपीएस इसकी पॉलिटिकल साइंस की अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शनल क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके कितने खंड होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर और सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए ऑप्शन में ये होता है। अब हम पॉलिटिकल साइंस का तक क्यों कहते हैं, या हम कहते हैं एवरग्रीन ऑप्शनल है, या एक तरह से इसका बहुत ज्यादा क्रेज है इस ऑप्शन का। क्यों? क्योंकि लोग ये सुनते हैं, या आप लोग ये सुनते हो कि यार इसका मैच बहुत करता है जीएस से। बस हम यही सुन ही रहे हैं कि जीएस से मैच बहुत करता है, जीएस से मैच बहुत करता है। तो हमारा ये है कि हमें वो वास्तविक में पता चले कि कैसे मैच करता है। तो मैंने जो आपसे शेयर करा है ऑनलाइन वाला, इसमें देखते रहेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे जीएस पेपर 1 आप देखो, पहला वाला जो मैंने बोल्ड करा हुआ है, जो मैंने बोल्ड अंडरलाइन करा हुआ है, यहाँ बोर्ड पे भी देख सकते हो। तो जीएस पेपर 1 में आपका ये मैचिंग करता है। अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ क्या क्या मैच कर रहा है, उसको हम अभी बाइफरकेट करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के साथ। तो आपने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, सिग्निफिकेंस ए सिग्निफिकेंट इवेंट, ये आपका पॉलिटिकल साइंस से मैच करता है। फ्रीडम स्ट्रगल के सारे, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब मैच करता है। ये ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी का। अभी मैं इसे पॉलिटिकल साइंस से दिखाऊंगा कहाँ कहाँ उसमें आ रहा है ये। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैच क्या कर रहा है। उसके पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, तो आप फेडरेशन पढ़ते हो आप, फेडरल तो पढ़ा ही होगा पॉलिटी में, वो तो आइडिया होगा थोड़ा सा। एग्जाम्पल ऐसा बताऊंगा मैं जो आपको सुना हुआ होगा आपने। ठीक है, ऐसा मैं एग्जांपल दूंगा जो आपने उसका डिटेल नहीं करेंगे आप। अभी हम सिर्फ आपको बस ऊपर ऊपर से बताएंगे, ठीक है, कि अंदर नहीं जाना है। तो ये आपका फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। और फिर सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जैसे हमारी समाज में क्या क्या की जाती, कास्ट, रिलीजन, ये सब आप पढ़ते हो ऑप्शनल में भी, तो यहाँ भी आप उसे पढ़ सकते हो, है? हाँ, वो सब आएगा। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, अब ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन एसोसिएट इशू, वो नहीं मैंने मार्क करा है। वुमेन का बहुत बड़ा पार्ट आपका इसमें है, जिसे हम बोलते हैं फेमिनिज्म, बोलते हैं ना लड़कियां आपस में बोलते हैं फेमिनिस्ट। मैं तो बहुत हार्ड कोर फेमिनिस्ट हूँ, मतलब अपने हकों के लिए लड़ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है, बगावती सुर, लड़कों के सामने दबना नहीं है, ठीक है, मैस्कुलिनिस्ट, फेमिनिस्ट, तो वो आप वहीं पढ़ते हो, उसका यूज आप कर सकते हैं आंसर राइटिंग। उसके इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, अब आप देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, जैसे कि हम बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, यूएस का इन्फ्लुएंस आ रहा है इंडिया की सोसाइटी पर, ठीक है, लड़कियां यहाँ पे वैसे कपड़े पहन रही हैं आजकल, वेस्टर्नाइज, तो हम बोलते हैं ना ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप, ठीक है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। तो ये आपका जीएस पेपर 1 में भी ऑफिशियल सिलेबस है, और आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे, ठीक है। तो सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये तो हार्ड कोर टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस से। कम्युनलिज्म मतलब जैसे राइट्स वगैरह होती हैं, कम्युनल होना, ठीक है। रीजनलिज्म, जैसे आपने देखा होगा सदर्न स्टेट हल्ला मचाते हैं कि हम अपना अलग बना लेंगे, ठीक है, गोरखालैंड, हरित प्रदेश, वेस्टर्न यूपी को अलग कर देंगे। सेक्युलरिज्म मतलब सर्वधर्म संभव, ये आपने सुना होगा, या सेक्युलर है हमारा देश, जो कांग्रेस कहती है, बीजेपी कहती है हिंदुत्व की बात करती है। ये सब आपका ऑप्शन है, बिल्कुल आप ऐसा पढ़ोगे कि वो आपको यही छापना है अगर क्वेश्चन उसका जीएस पेपर 1 में आता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया पेपर 1 में आगे कि क्या सिमिलैरिटीज है। ये फुल सिलेबस है जो आपके हाथ में मैंने दिया है, उसे आप देखो, और जितना बोल्ड है ये आपका पॉलिटिकल साइंस से मैच करता है, इसे बोलते हैं मैचिंग। पता भी तो होना चाहिए मैच क्या करता है, हम कोई आपसे बस बोल रहा है आपको कि यार 75% मैच करता है, 80% मैच करता है, हवा में कह रहा है, पता नहीं है, या मतलब आपने देखा नहीं कभी उसे ग्राउंड पे क्या चल रहा है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए जो मैंने आपको दिया है कि ग्राउंड पे ये मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, तो जीएस पेपर 2 पे आप आते हो, आप पॉलिटी वाला जो है ये आपका, जो अगर आप देखो अपनी A4 शीट में, तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मैक्सिमम चीजें सब मैच करती हैं आपके सिलेबस से, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तभी मैंने सारे ही बोल्ड है इसमें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट, ये सब पढ़ के आए हो पॉलिटी में, ठीक है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स,
कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, ठीक है, या आप एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन करा था तो वो आपको आइडिया आप पढ़ते हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप पढ़ते हो, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे आता है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का एनालिसिस, कैसी वर्किंग है उसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की, विधानमंडल और संसद, ठीक है, किस तरह से हमारा चल रहा है, सब इसमें आता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, इलेक्शन कमीशन यहाँ भी पढ़ रहे हो, वहीं पढ़ोगे, यूपीएससी, इनका एनालिसिस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, ये सब आपका मैच कर रहा है किसका, ऑप्शनल के साथ, ठीक है, तो ये आपको इससे पता होना चाहिए। फिर आप जब देखेंगे जीएस पेपर 2 का ही आपका पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, ठीक है, अगर आप पीछे देखेंगे उसमें इंडिया एंड इट्स नेबरहुड जो मैंने कल बताया है, ये फुल मैच आपका करता है किसके साथ, ऑप्शनल के साथ, ठीक है, ऑप्शनल में भी अभी देखेंगे बाइफरकेशन में कैसे मैच कर रहा है। उसके जीएस पेपर 3 में अगर आते हो, ये जो आपका इकोनॉमी वाला पार्ट है, इकोनॉमी में आप इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ, तो प्लानिंग आप वहां भी पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन कैसे चल रहा है, एलपीजी आप सारा यहाँ पढ़ेंगे। फिर आप सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि आपका यहाँ हमने लिंक करा डब्ल्यूटीओ वगैरह में बहुत पढ़ते हैं सब्सिडी का इशू, ठीक है, ये सब मुद्दे, तो आपका इकोनॉमी में भी उसके कंसेप्ट वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके लैंड रिफॉर्म भारत में हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, वो सब आएगा। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इसका असर क्या रहा है, ये आप पूरा ऑप्शनल में भी आएगा, यहाँ भी आएगा। उसके इसके कुछ और पॉइंट्स एनवायरमेंट से मैच करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज, ये सब बातें क्योंकि आप जीएस 3 में भी करते हो, कंजर्वेशन में, पोल्यूशन, ठीक है, क्या चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, यहाँ भी आप पढ़ो, क्योंकि एनवायरमेंटलिज्म एक सोच है, वो आपका ऑप्शनल में भी कवर होता है, वो सब अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिज्म वहां भी पढ़ते हो आप, टेररिज्म यहाँ भी पढ़ते हो आप। कल मैंने आपको इंडिया बांग्लादेश में बताया था स्मगलिंग, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है आपका। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, तो बॉर्डर एरिया कल ही बताया मैंने, वो सब आप पढ़ोगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, जो भी हमारे बॉर्डर देश है, सीमाओं के साथ, चाइना के साथ क्या चल रहा है, ठीक है, वो सब आपको ये इसमें मिलेगा, इसमें ऑप्शनल, ठीक है, तो ये आपका मैच कर रहा है तीनों पेपर से। फिर अगर आप देखोगे जीएस पेपर 4 में मेन एक टॉपिक मैच कर रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, गांधी, अंबेडकर, क्या कह रहे हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, कुछ अगर उन्होंने मैकियावेली ने बोला है, ठीक है, सोक्रेटिस का भी आता है थोड़ा सा एग्जाम्पल, मतलब उसका यूज, तो वो सब इसमें आएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे, अब आते हैं मेन जो आपका वो है पेपर, तो ये जो मैंने आपको दिया है दूसरा, आपको एक नेक्स्ट पेज पे आता है पीएसआई का सिलेबस, ये सिलेबस ऑफिशियल लेवल से है, ठीक है, इसके जो मैंने 4 शीट आपको दी है, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट और पेपर 2 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब आप आओ, जो मैंने लास्ट इसमें दिया है, जो आपका मैंने सेग्रीगेशन वाला कर रखा है, जो आपका सेग्रीगेटेड वाला जहाँ सेक्शन ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला देखो, अब यहाँ से आप समझो। अब ये जो सिलेबस है, जो हमने आपको 2 पेज पहले दिखाया है, वो है पूरा ऑफिशियल सिलेबस। अब यहाँ हमने इसको बाइफरकेट करा है, तो इसमें अगर आप देखोगे, फर्स्ट है इसमें पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ते हो, जिसमें मीनिंग क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, अप्रोच, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, इनके विचार पढ़ने हैं आपको, ठीक है, इनके विचार जब पढ़ते हो कि प्लेटो ने क्या कहा है, एरिस्टोटल क्या कह रहा है, मैकियावेली क्या कह रहा है, हॉब्स क्या कह रहा है, ये आपको, इन पे आपको सेंटेंसेस आते हैं या आपको मीनिंग निकालना होता है, ठीक है, जो भी इनकी जो कथन होता है वो आपको डेसिफर करना होता है, ठीक है, प्लेटो ने कुछ कहा, एरिस्टोटल ने कुछ कहा, तो इसका सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इनके विचार है आपको वही छापने होते हैं, आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना होता अपनी तरफ से कि इनका ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ उनको समझना है और वही उगलना है पेपर में। तो हम बोलते हैं कि आपने सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, आप पब्लिक, अरे बोलो मत भाई हीरो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि आप थॉट पढ़ते हो, या आपको बोलते हैं कि थॉट पढ़ने पड़ते हैं, वो यही थॉट है, विचार, कि अरिस्टोटल क्या कह गया। अगर आप इतने, सपोज किसी का नाम रोहित है, रोहित इतना बड़ा आदमी बन गया, तो रोहित के विचार लोग पढ़ेंगे आने वाली सदियों तक, तो ऐसी प्लेटो के विचार हैं, ऐसी अरिस्टोटल के विचार हैं, तो ये विचार आपको रटने पड़ते हैं, या जिसने अगर बीए करा होगा तो कुछ आइडिया करा होगा इनमें पॉलिटिकल साइंस की, आपको विचार पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, इसके आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती है, अगर वहां पे कोई कमेंट पे आते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है, डिस्कस करने को आते हैं कि प्लेटो ने कम्युनिज्म पे क्या कहा है, इन सब चीजों पे क्या कहा है, ये आपको इसमें आपका कवर होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे मैचिंग है, ये मैंने यही लिखा है, जीएस पेपर 4 में काम आएगा, जो लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के आपके और भी बतेरे सारे फिलोसफर्स है, बेंथम है, ठीक है, आपका जैसे हर्बर्ट मर्क्यूजे है,
ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सिलेबस में हमारे सिर्फ यही है 8, हमें यही पढ़ के जाना है। इसके बाद हमें कोई नहीं तैयार करना है, जो सिलेबस में दिया है हमें वही पढ़ना है। 8 आपके थिंकर्स हैं, 8 के 8 ही पढ़ना है आपको, इसी में से आता है। कल को आप एथिक्स में इनके ही विचार इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैसे आपका एरिस्टोटल का बेसिकली ज्यादातर यूज करते हैं हम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे उसने काम बहुत करा है। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। जैसे आइडियोलॉजी मतलब जैसे आपने सुना होगा लिबरलिज्म। लिबरल मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना मेरे पापा मम्मी बड़े लिबरल हैं, मतलब आजादी का बोलते हैं, वो खुला छूट दो, लड़कियां कुछ कपड़े पहन रही है तो कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे, बोलते हैं ऐसे कपड़े नहीं पहन के आने चाहिए, हमारा समाज ऐसा है फलाना। लिबरल वाले ये सब नहीं मानते, वो कहते हैं सोच उनकी खुली सोच वाले, उनके विचार पढ़ोगे आप। ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सब में हम बातें करेंगे। ऐसी सोशलिज्म, सोशल का मतलब क्या होता है, सोसाइटी से आया वो वर्ड, तो सोसाइटी के सामाजिक तत्व इन सब के बारे में बात करो। ठीक है, तो ये आप इसे पढ़ोगे, मार्क्सिज्म, मार्क्स। तो अब आप देखो सिमिलैरिटी क्या है। आपने जब प्लेटो का पढ़ा, जो मैंने आपको सिलेबस पहले दिया, जो ऑफिशियल सिलेबस है, यहाँ मैंने उसको लगाया है स्ट्रक्चर फॉर्म में। आप मार्क्स जब पढ़ोगे तो आप मार्क्सिज्म भी पढ़ लेते हो उसमें काफी हद तक। देखिए सिलेबस में अलग अलग दिया है। मार्क्सिज्म मतलब क्या, मार्क्स की सोच के बारे में। जैसे रोहित की सोच को क्या बोलेंगे, रोहित इज्म। तो इज्म जहां लगा होता है वो सब सोचे होती है, सोच, उसने क्या कह के गया वो, और इतना बड़ा हो गया कि उसकी सोच की जरूरत, पढ़ने की जरूरत पड़ रही है हमें। तो अगर आप मार्क्स पढ़ते हो तो साथ साथ आप मार्क्सिज्म भी पढ़ते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरलैपिंग है। अगर आप लिबरल पढ़ोगे तो लिबरल के कुछ स्कॉलर्स भी हैं जो आपको काम आएगा। जैसे हॉब्स ने क्या कहा लिबरलिज्म पे, वो आप लिबरलिज्म में फिर हॉब्स पढ़ोगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि रिपीटिशन भी है। जो आप यहाँ 8 पढ़ोगे इनको यही चेपना है। मिल बहुत बड़ा स्कॉलर है फ्रीडम का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो लिबरलिज्म में मिल फिर से आएगा। बोल भाई। वो नहीं, वो कर सकते हो आप, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे ले रहे हो। यूज अगर आज वाले हैं वो आप यूज कर सकते हो। मतलब आज वाला अगर आप वो करोगे, मतलब वो आप डाल सकते हैं, आज पढ़ता क्वेश्चन ही क्या डिमांड। अब वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ यूज करोगे आप। पहले हमें पुराने वाले तो है नहीं, तो तभी इस्तेमाल करेंगे ना कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे मैंने कहा आपको फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म किसकी आइडियोलॉजी है, फेमिनिन या वुमेन सेंट्रिक, वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन कम होना चाहिए, तो ये उसकी बात करती है। ठीक है, तो ये आपकी 6 आइडियोलॉजीज है, 6 की 6 ही पढ़नी है बस सिलेबस। ठीक है, और भी जैसे एनवायरमेंटलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, वो सब नहीं पढ़नी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो सिलेबस है वही पढ़ना है। उसके बाद फिर देखो आप थ्योरीज ऑफ स्टेट। जब थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करते हो, स्टेट मतलब जैसे हमारा इंडियन स्टेट, तो इसमें लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट। तो देखो मार्क्सिस्ट फिर आ रहा है। अब मार्क्सिस्ट स्टेट के बारे में क्या कह गया, वो आप मार्क्स में भी पढ़ोगे। जैसे लिबरल क्या कह गए, वो आपने लिबरलिज्म में भी कवर करोगे आप। तो ये रिपीटिशन है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये विद इन द टॉपिक्स जो आपका रिपीट होगा वही कंसेप्ट, क्योंकि वो लिबरल से लिंक्ड है। तो लिबरलिज्म जब आप पढ़ोगे तो स्टेट भी कवर होगा उससे, फिर से उसके थिंकर्स फिर से आएंगे। तो 3 में आप देख रहे हो कि रिपीटिशन भी बहुत ज्यादा होगा जो सिलेबस का टॉपिक्स है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझना है। फिर हम इसमें जस्टिस की कंसेप्ट पढ़ेंगे, रॉल्स थ्योरी। तो जस्टिस का आपका नॉर्मल जो जस्टिस मतलब जैसे फेयरनेस, इन सब के बारे में पढ़ोगे आप। रूल ऑफ लॉ का वो भी आएगा, अलग से आएगा। इक्वालिटी के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, डिटेल्स ऑफ इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ये आपका इस्तेमाल होगा जीएस पेपर 2 में भी। एफर्मेटिव एक्शन यहाँ दिया हुआ है। एफर्मेटिव एक्शन आपका रिजर्वेशन बहुत बड़ा पार्ट है मेंस का, किसका, पेपर 2 का। तो यहाँ पे जो आप यूज करोगे थिंकर्स, वो आप अपने जीएस पेपर 2 में भी यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हो। तो जब आप उसको यूज करोगे तो आपको नंबर मिलने का चांस ज्यादा रहता है। या एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज की आप बात करोगे, तो उसमें आपको जो आपका, आप कह सकते हैं नंबर आपको फेच ज्यादा कर पाएंगे। तो एफर्मेटिव एक्शन आपका जीएस पेपर 2 से मिलता है। उसके बाद राइट्स आपका हो गया, मीनिंग, थ्योरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ते ही हैं। राइट्स के आपके क्या क्या, आप कह सकते हैं जनरेशन हैं, वो आप पढ़ोगे। ठीक है, पहली जनरेशन में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात हुई। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात हुई, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं। ठीक है, इन सब की आप बात करते हैं, इसमें ह्यूमन राइट्स वगैरह, इसमें थिंकर्स और ऐड कर देंगे आप। ठीक है, ये सब आएगा। फिर इसमें डेमोक्रेसी की डिफरेंट थ्योरीज वगैरह, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, मॉडल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटिव, डेलिबरेटिव, इनके थिंकर्स और डेमोक्रेसी पे क्या कह गए हैं। तो मेन इसमें क्या है, पेपर 1 सेक्शन ए में, कि आपको कथन ध्यान होने चाहिए कि स्कॉलर्स क्या कह के गए, उसके साथ आपको कोट करना है। क्योंकि आप कोट नहीं करेंगे, आप जनरलाइज करेंगे, तो आप जीएस और ऑप्शनल में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे।
ऑप्शनल का मतलब होता है कि आपको स्पेसिफिक लिखना है, बहुत टारगेटेड लिखना है, और जो उसमें स्कॉलर्स वगैरह उनको कोट करना है। और ये आपका पूरा जीएस पेपर 2 में भी काम आएगा। तो ये मैंने यहाँ लिखा है जीएस पेपर 2 लिंक पॉइंट नंबर 567। जीएस पेपर 2 में टॉपिक है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज, जो आपकी शीट में भी लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट हमेशा ऐसी पॉलिसी बनाना चाहती है जो जस्टिस प्रमोट करे, जो इक्वालिटी प्रमोट करे। तो वो सब आप यहाँ पढ़ोगे डिटेल। उससे क्या होगा कि आप उसको इंटरप्रेट और अच्छे से कर सकते हैं जो आपकी पॉलिसीज वगैरह है। ठीक है, ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। कंसेप्ट ऑफ पावर, हेजेमोनी, आइडियोलॉजी और लेजिटिमेसी। ये पावर का जो कंसेप्ट है ये आपका आईआर में भी इस्तेमाल होगा। जैसे यूएस की एक समय बड़ी हेजेमनी थी जब वर्ल्ड कोल्ड वॉर एंड हुआ था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये जो आपका सेंट्रिक है ये है पेपर 1। ठीक है, और सेक्शन ए। भाई तो आए लेट, अभी उसको पढ़ने दे। अब आप बस सुनते रहो जो चल रहा है। ठीक है, यही होता है ना, फिर आ जाते हो आप बीच में, या तो आते ही ना भारी अपना बारिश का मजे करते, चाय चाय पीते थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, पेपर 1 सेक्शन ए में आपका ये चीजें कवर होंगी अगर आप ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। ये आपका काफी चीजें जीएस 2 वाले में काफी कम आएंगी पेपर 1 सेक्शन ए में। तभी मैंने आपको सिलेबस में बाइफरकेट करके दिया है जिससे आपको आइडिया लगे। और यूपीएससी में अगर आप जा रहे हैं ऑप्शनल नहीं होगा तैयार, मैंने आपको पहले ही बता दिया आपका कभी मेंस होगा ही नहीं। या जब भी आप तैयारी कर रहे हैं आपका किसी भाव नहीं हो सकता, आप कितना प्रीलिम्स का पढ़ लो या और सब्जेक्ट्स पढ़ लो, क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया 50% लाना, 60% किस तरह से इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर 1 सेक्शन बी में आते हो, अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट मैंने सेक्शन सिलेबस में दे रखा है पेपर 1 सेक्शन ए में, हमने उसको यहाँ डाला है क्योंकि यहाँ आप गांधी पढ़ते हो हिस्ट्री में, यहाँ आप अम्बेडकर हिस्ट्री में पढ़ते हो, या एथिक्स में ही पढ़ोगे अम्बेडकर, आर्किटेक्ट्स में भी पढ़ोगे गांधी, एथिक्स में ही पढ़ोगे एम एन रॉय, और बिंदो क्या कह गया पढ़ते हो आप। ठीक है, और बिंदो का पढ़ा है ना आपने, एथिक मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। ठीक है, सर सैयद अहमद खां का आप थोड़ा आइडिया रहता है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस आप पढ़ते हो कहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर में ही पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और एड ऑन होगा, मत्स्य न्याय, ये सब आगे उसको और थोड़ा सा आगे लेके जाया जाएगा। ठीक है, जो आप इसमें जो आप बात करें। फिर जब आप बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो ये जो इसका फर्स्ट टॉपिक है जो सिलेबस में दिया पॉलिटिकल, इंडियन नेशनलिज्म, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, देखो नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ये सिलेबस कह रहा है ये पॉइंट्स। और ये मैंने आपको वहां नीचे लिखा हुआ है कि जीएस पेपर 1 में कहाँ मैच कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, जो मैंने आपको पहले जीएस का सिलेबस दिखाया था कि वहां पर फ्रीडम स्ट्रगल जो पूरा लिखा है वो आप कवर करते हो, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सब आप यहाँ पढ़ोगे। उनके साथ बस फर्क ये रहेगा, यहाँ पे आप थिंकर्स भी पढ़ोगे, यहाँ पे आप स्कॉलर्स भी पढ़ोगे साथ। तो उससे आप क्या होता है, आपका आंसर हिस्ट्री का भी एनरिच कर सकते हो आप, या उसमें एक्सप्लेनेशन अब और उनके विचार, इंटरप्रिटेशंस क्या थी डिफरेंट स्कॉलर्स की, वो आप लिख सकते हो। तो ये आपका आएगा जीएस पेपर 1 में, जो मैं नीचे वहीं पे लिखा है जो मैच कर रहा है। ऐसी पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, लिबरल लोग क्या कह गए, सोशलिस्ट क्या कह गए, मार्क्सिस्ट क्या कह गए, दलित क्या कह गए। ठीक है, ये इसमें एक एड ऑन है एक्स्ट्रा जो जीएस में नहीं पढ़ते हो आप। फिर इसमें मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये एक और एड ऑन है आपका। नेक्स्ट सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में लिखा है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये आप सब पढ़ते हो जीएस 2 में, लक्ष्मीकांत जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू, ये सब दे रखा है सिलेबस में। भाई साहब आपको तभी तो शीट दी है ना, शीट देखो उसमें जो मैंने दी है वहां पर उस, हाँ तो जीएस का भी सिलेबस डला हुआ है उसमें। ठीक है, तो नीचे अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर 2 में ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, ये जीएस का सिलेबस कह रहा है, और ये हमारा पीएसआईआर का सिलेबस कह रहा है। तो ये हमें समझ आना चाहिए कि क्या क्या मैच कर रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और आईआर का जो आप इसमें यूज कर सकते हो। एडिशन क्या है कि आपको स्कॉलर्स इसमें डालने पड़ते हैं, या जो बड़े बड़े लोग कह गए हैं बातें वो हमें ऐड करनी है। ठीक है, वो भाई क्यों बातें कर रहा, बाहर ही चला जाए यार, तो आ गया ना फिर से वही। ये फिर ना मेरा वो अंदर का जाग जाता है, मैं बहुत कंट्रोल करना चाहता हूँ। या तो आ ही मत करो फिर। ठीक है ना, बच्चे थोड़े बाकी सुनने थे। हाँ भाई तू भी इधर से, तू भी शांत रहे यार। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो ना, जब मन नहीं है तो मत आया करो, कट जाया करो ना अपना रास्ते ही ना वो कट लो, औरों को फिर मैं ना बता नहीं पाऊंगा। आते तो मुझे लगता है उनको हवा ही नहीं है ऑप्शन वगैरह की, तो तुम्हें बेचारों को पता तो चले होता क्या है। ठीक है, वरना यूट्यूब पे देख के बस मैच करता है ये होता है, यही सुनते हो मैच करते हैं जीएस में से फलाना ये होता है। ठीक है, क्यों हो रहा है थोड़ा आइडिया तो लगे ना अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो। टाइम दिक्कत करेगा फिर, औरों को भी परेशान कर रहे हो। फिर आपका जो 4A पार्ट है ऑप्शनल का, वो है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, एनविसाज रोल ऑफ वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट।
ऐसी आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट। तो ये आप वहां भी पढ़ते हो, ये आप ऑप्शन में भी पढ़ते हो, ठीक है। अगर आप इसमें ऑप्शन में करते हो तो ये काफी ज्यादा पोर्शन है जो आपका काफी कवर हो जाता है, और पॉलिटिकल साइंस में आपको हेडेक नहीं रहता GS2 का, जो 250 नंबर का है, ठीक है। या वो सिलेबस बता रहा है, हम नहीं कह रहा, सिलेबस ही कर रहा है। उसके बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो आपका सिलेबस कर रहा है पॉइंट नंबर 5 पर, यहाँ पे पंचायती राज, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस, ये सब आपका लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते हो। इसमें एड ऑन क्या होंगे, रिपोर्ट ऐड करते हो आप, जैसे मणिशंकर अय्यर रिपोर्ट क्या कह गई है, या नीरजा दयाल क्या कह गई, उससे आपका GS का आंसर अच्छा होगा, क्योंकि जो आप यहाँ रटोगे ऑप्शनल के लिए वो आप GS में छापोगे जाकर, तो उसमें नंबर मिलने के चांस क्या रहते हैं, हाई रहते हैं, ठीक है। वहां पे अगर 10 नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है, तो वहां आपको एक फेच कर सकते हो आप मार्क्स। तो ये देखो सिलेबस कह रहा है पंचायती राज, सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd, PSIR का, ठीक है। और आपका GS में भी आपका, ये आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में पढ़ते हो। ऐसी फेडरलिज्म, ये सिलेबस कह रहा है PSIR का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन पे आपकी कमेटीज की रिपोर्ट है, आपकी लक्ष्मीकांत ने पुंची कमीशन क्या कह गई है, सरकारिया कमीशन क्या कह रही है, वो सब आपको कोट करना पड़ता है, वो यहाँ भी पढ़ते हो उसे, ठीक है। यहाँ पे फेडरलिज्म में इंटरस्टेट डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है आपका, गोदावरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये सब आप पढ़ रहे हो कहाँ पर, GS ही पढ़ रहे हो। अगर आप मेंस का आपने अच्छे से करा है पॉलिटी, तो आपको वो यहाँ भी काम आएगा। यहाँ पे आपने अच्छे से कर लिया, चाहे GS मेंस नहीं आता हो GS2 का, तो आप वो सब यहाँ पे छाप सकते हो GS2 में जाकर। ये तभी आपको मैंने वहां दिखाया, जो बोल्ड में है वो सब सिलेबस मैच कर रहा है GS के साथ, और GS का ही मैंने डायरेक्ट लिया है, जो GS का सिलेबस कह रहा है आपका, GS में ना जनरल स्टडीज। उसके बाद यही देखो इसके नीचे GS पेपर 2 में क्या क्या मैच कर रहा है, जो मैंने फिर इसके नीचे लिखा है, जो पॉलिटिकल साइंस के इक्वलेंट है, ठीक है। फंक्शन ऑफ यूनियन स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, जुडिशरी, सारा जुडिशरी आप पढ़ते हो यहाँ पर ऑप्शनल में, वो आप जुडिशरी वही छापना है आपको। जितने भी आपके केसेस हैं, KS पुट्टा स्वामी और नॉर्मल जो चल रहे हैं रिजर्वेशन पे, ठीक है, सेम सेक्स पे जो केस चल रहे हैं, LGBT पे जो केस चल रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पढ़ने पड़ते हैं। वही सब आपको वहां जाके छाप सकते हो आप, कहाँ पर, GS पेपर 2 में। नंबर तभी मिलेंगे, मेरे नंबर का खेल। अब आपका पेपर कह रहा है PSIR का सारी कमीशन इन्होंने लिख के दिए बकायदा, ये हमने नहीं लिखी है, ये पेपर, ये सिलेबस ने लिखा है, ठीक है। जो आपका सिलेबस है PSIR का, वो कह रहा है फाइनेंस कमीशन, UPSC, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब, ये सब आप पढ़ते हो। यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, एनालिसिस ऐड हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, किसी जज ने कुछ कहा है, तो उसके विचार क्या है, ये कमेटी क्या आज की तारीख में चल रही है, कमीशन काम की है या बेकार हो गई है, ये सब आप पढ़ते हैं। तो वही आप फिर GS2 में जाकर आप वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। ये जो आपका GS पेपर 2 कह रहा है, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यही बॉडीज है वो। जैसे आर्टिकल 338 में दे रखा है आपका नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, 338A में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, 333B में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये सब आपका आएगा उसमें, किसमें, ऑप्शनल। ऐसी आपका प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका टॉपिक है ऑप्शनल का, तभी मैंने आप GS पेपर 3 में बोला था इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, तभी देखा यहाँ पे प्लानिंग आ गया। तो नेहरूवियन आप पढ़ते हो, प्लानिंग पढ़ते हो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, कितना मैच कर रहा है, लैंड रिफॉर्म्स का पूरा टॉपिक ही GS3 का मैच कर रहा है यहाँ से। ये सिलेबस कह रहा है, लिबरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म, सिलेबस कह रहा है ये आपका GS पेपर 3 से मैच कर रहा है। मैंने नीचे लिखा है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, पता तो मैच भी क्या कर रहा है उस वहीं पर। तो इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या वहीं पढ़ोगे, यहीं पढ़ोगे। यहाँ पे आप लिबरलाइजेशन के विचार पढ़ते हो, जो करंट में अगर न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, उसको लिंक करके या उसको ऐड करते हो। तो इसमें आपका करंट अफेयर्स का ही बहुत ज्यादा रोल रहता है, जो आप 8-12 पढ़ते हो, वो आप PSIR के लिए पढ़ रहे हो एक ही समय पर, वो आप GS के लिए पढ़ रहे हो, वो आपका GS में भी काम आ रहा है। तो ये आपको फायदा रहता है इसमें। तो ये आपका देखो इकोनॉमी का भी कितना पार्ट कवर कर रहा है, इसमें आपका प्री वाला भी कवर हो जाएगा, जो आता है वहाँ पे फैक्चुअल। ऐसी इसमें है पेपर नंबर 9 जो है, कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो मैंने बताया था, सीलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, GS पेपर 1 वही नीचे लिखा है, सीलियंट फीचर इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी, ये आपका GS पेपर 1 में भी आ रहा है, ये आपका PSIR में भी आ रहा है। जातिवाद तो पढ़ते हो ना, इलेक्शन में जाति का रोल क्या है, ये आप सोसाइटी में पढ़ोगे पढ़ोगे, और ये आप वहां भी पढ़ोगे। कास्ट आप पढ़ोगे, मतलब कास्ट, यहाँ पे फैमिली सिस्टम, मतलब और भी जो इसमें इन्फ्लुएंस करती चीजें, वो सब आप GS पेपर 1 में ही पढ़ रहे हो। ऐसी पार्टी सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, नेशनल स्टेट पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स आपका GS पेपर 2 में, NGOs, प्रेशर ग्रुप्स, पार्टी सिस्टम आपका लक्ष्मीकांत चैप्टर भी है, हम उसे एलैबोरेट करेंगे। जैसे रजनी कोठारी क्या कह गए पार्टी सिस्टम पे, कास्ट एंड पार्टी पॉलिटिक्स पे क्या कह गए, वो आप ऐड करोगे तो वो लिखोगे जाके GS पेपर 1 में, तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। नंबर तभी मिलेंगे आपको अगर आप UPSC कैंडिडेट हो, अगर आप PCS में भी जाके लिखोगे तभी वहां भी नंबर मिलेंगे।
पीसीएस में हमेशा ध्यान होना चाहिए, जो यूपीएससी का फेलियर है या जो यूपीएससी निकाल पाते हैं वही पीसीएस लिखते हैं, तो वो बाप होते हैं वो लोग भी, और बापों का ही होता है फिर पीसीएस में। ठीक है ना, क्यों लिखते हैं उस लेवल का लिखते हैं। हल्के राइटिंग आप लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे मुझे, भले ही प्री निकाल के डंका बजाते फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री मेंस में बहुत कॉम्पिटेटिव यूपी का बंदा आ रहा है, और यूपी पीसीएस का सिलेबस तो यूपीएससी के पैटर्न में कब से चल रहा है, तो वहाँ यूपीएससी वाला यूपी पीसीएस लिख रहा है वही आके उत्तराखंड पीसीएस भी लिख रहा है। तो यहाँ देखना भी इस बार भी जो होगा यूपी वाले बहुत होंगे यहाँ पर, क्योंकि नेचर ऐसा एग्जाम का, क्योंकि यहाँ तो ओपन है ना, यहाँ पे आपको ये सत्यता जाननी पड़ेगी, तभी मतलब वरना टाइम छोटा, अगर आप कंटेंट अच्छे से नहीं लिख रहे हैं। मेंस में कंटेंट की बहुत अहमियत है, तभी नंबर मिलेंगे। आप ये सोचो कंटेंट नहीं है आपके पास, अगर आपका सिलेबस जीएस का, तभी हमने आपको दिखा भी रहे हैं, अगर आपके टॉपिक नहीं हो रहे तो आप जिससे क्वेश्चन कर सके, ये मेरा कंटेंट तैयार नहीं है, फिर आप बस टाइम काटने के लिए तैयारी कर रहे हो, उसकी समय कटता फिर है, फिर एक समय फिर आएगा, फिर हम कह देंगे जी अब हमारा हो नहीं पाया, पेपर लीक हो जाते हैं, बिक जाता है, फिर हम ये बहाने मारते हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 में आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसेस, रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी सब लिखा है, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशन, डोनर, चैरिटी, ये सब आप पढ़ोगे। ठीक है, और सीलियन फीचर्स और आरपीए, ये आपका जीएस पेपर, ये ऑप्शन में भी है। आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51 बोर्ड, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टी सिस्टम से लिंक्ड है, क्वालिफिकेशन से लिंक्ड है, वो सब आपका आएगा इसमें। ठीक है, उसके सोशल मूवमेंट्स आते हैं आपके, वुमेन मूवमेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट, तो वही मैंने आप लिखा रोल ऑफ वुमेन, वो जीएस पेपर 2 में आपका काम आएगा। ठीक है, जीएस पेपर 1 सॉरी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ से छाप सकते हो जीएस में। तो ये आपका पूरा पेपर 1 का सिलेबस है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसमें आपको कुछ पूछना है यहाँ पर तो आप वो पूछ सकते हो। इसको एक बार देख लो जो मैच कराया है जहाँ पर पेपर 1, वर्ल्ड लेवल पे भी है। जैसे एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट चिपको पढ़ते हो आप यहाँ पे, चिपको, ठीक है, गौरा देवी का चिपको मूवमेंट पढ़ोगे, ठीक है, अपीको मूवमेंट्स होंगे, वो सब आप पढ़ेंगे जो ग्राउंड लेवल पे हो। तो एक बार आप पेपर 1 का देख लो, उसमें आप कुछ पूछना है तो पूछो, जो मैंने पेपर 1 का लास्ट में दिया आपको, यही पीएसआर में जो कोलैबोरेशन वाला दिया है, जहाँ पेपर 1 250 मार्क्स लिखा है। ठीक है, इसमें मैचिंग भी मैंने वही लिखी है जिससे आपको आइडिया लगे कि मैच जहां पर हो रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जहां पर मैच हो रहा है, जीएस के साथ जहां मैच हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, मैचिंग पता होनी चाहिए मेन। Sir, can you share this PDF online? मैडम पीडीएफ शेयर नहीं करेंगे, आप बस समझो, यहाँ पे जो पूछना है यहाँ पूछो मुझसे। आपको मैचिंग पता होनी चाहिए कि क्या हो रही है, इसकी। हंस मत भाई, कैसे होगा काम। हाँ क्यों हंसना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी छान ले जाकर। ये तेरी सहूलियत के लिए बता रहे हैं, और बच्चे जिससे आपको पता चले। या पीसीएस वाले कितने हैं आपका, क्या पीसीएस है, यूपी पीसीएस? अच्छा, दिया है इस बार? और इधर आपका क्या यूपी पीसीएस, क्या है ऑप्शन सोचा है आपने? हाँ, ये कुछ समझ आया है जो बताया? और पीसीएस का कौन है बाकी? हाँ तो आप लोग तो जा सकते हो अभी तो, वो है, मतलब ये तो ऑप्शन का है, यूपीएससी नहीं है ना आपका टारगेट? यूपीएससी नहीं है, हाँ तो फिर मैं आपको हार्डकोर यूपीएससी का बता रहा हूँ, ये भाई मेरे को भी बहुत टाइम लगा बनाने में। ये नहीं कि छापना ही होता है सिर्फ, क्योंकि हमने इतना पढ़ चुके हैं, हमें पता है कौन सा काम मैच कर रहा है। ये तो मैंने बहुत कम मैच के एग्जांपल्स बताया, अभी बहुत मैच करता है। अभी तो एससे नहीं लाया मैं 250 नंबर का, कभी कभी ऐसे उठ के आता है जो कि फिलोसफिकल एसेज में भी आपको व्यूज लिखने पड़ते हैं, राइट्स के लेवल से एग्जाम्पल, आईआर के लेवल से एग्जाम्पल, फलाना से लेवल से एग्जाम्पल, तो कितना आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। वो अब आप वो इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है, उसमें बता रहा है ये लिख सकते हो अगर आता है ऐसा तो, इस टॉपिक से। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में आपको ऑप्शन पूछना है, ये पेपर 1 और पीएसआर का पूछना है तो पूछो, वरना पेपर 2 में देखते हैं। हर नहीं पढ़ना होता, हर नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ मेजर मेजर होगा। ज्यादातर इंडियन वाली है ना, इंडिया में दिया है ना, तो इंडिया वाली पढ़ेंगे। वो वर्ल्ड वाला भी बता रहा हूँ, वर्ल्ड में भी आएगा। वो वर्ल्ड वाला भी बताऊंगा, वर्ल्ड में भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 है मैडम, आपका क्या यूपीएससी ऑप्शन क्या सोचा है आपने?
ठीक है। तो ये आपका इसमें पेपर 1 है PSIR का, जो आपका ये मैच कर रहा है जीएस से। तो जो आप पढ़ते हो ना कि मैचिंग मैचिंग है, वो मैचिंग ये है कि जो जीएस के सिलेबस से ये चीजें मैच हो रही हैं। अगर आप अब जाते हो जीएस पेपर, ये पेपर 2 में PSIR का, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नाम से पता चल रहा है कंपेयर करना। ठीक है, कंपेयर मतलब डिफरेंट कंट्रीज के आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन से उनको हम कंपेयर करते हैं, वहां क्या चल रहा है। नेचर, अप्रोचेस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ठीक है, ये सब इसे पढ़ेंगे। ये थोड़ा इसमें आप कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। उसके बाद स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जैसे यूएस की हो गई, यूरोप की हो गई, सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ सोसाइटी को ज्यादा फेवर दिया जाता है। ठीक है, एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो कैपिटलिस्ट में आ जाएगा, और डेवलपिंग सोसाइटी जैसे इंडियन सोसाइटी है। तो इनकी आप पढ़ोगे स्टेट, स्टेट यहाँ पे कैसे है, कैसे काम करता है यहाँ पर। स्टेट जैसे इंडियन स्टेट है वैसे यहाँ पर स्टेट्स कैसे काम कर रही है, ये आप इसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स, कंट्रीज के आ गए जो तुम कह रहे हो। ठीक है, सोशल मूवमेंट्स कंट्री लेवल पे, या आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, वो इसमें हम पढ़े। तो मैंने यहाँ नोट में आपका लिखा है लिंक इट विद पॉइंट 11 और पेपर 1 सेक्शन बी। तो अगर आप पॉइंट 11 पे जाएंगे, पेपर 1 सेक्शन बी में जो लास्ट था अभी देखा हमने, सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स, वो इंडिया का है, यहाँ वर्ल्ड का पढ़ोगे आप। समझ रहे हो आप? तो आप एक साथ कर सकते हो यहाँ पर, मतलब यहाँ पे वर्ल्ड का होगा। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है कि इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है। अब अगर आप देखोगे अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, तो यहाँ पे फिर से आ गया मार्क्सिस्ट, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट। ठीक है, रियलिस्ट में कुछ लिबरल वाले व्यूज भी आएंगे, आइडियलिस्ट में भी कुछ व्यूज आएंगे, जैसे वुड्रो विल्सन का आप पढ़ोगे। मार्क्सिस्ट में कार्ल मार्क्स का ही पढ़ोगे, वो क्या कह रहा है, या मार्क्सिस्ट के आगे लेके जाएंगे हम, ग्रामसी ने क्या बोला है। तो ये किसका है, पेपर 1 का कंटिन्यूएशन है आईआर में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर। जो आपने उनके विचार पढ़े थे पेपर 1 सेक्शन ए में, मार्क्स ने क्या बोला, मार्क्सिज्म क्या कह रहा है ना। अब मार्क्सिज्म अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या कह रहा है, बस उसको ऐड करना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कंटिन्यूटी है पेपर 1 और पेपर 2 में। अच्छा ऑप्शन का आंसर तभी लिख पाते हैं जब पेपर 1 की सामग्री का इस्तेमाल आप पेपर 2 में करते हो, पेपर 2 का मटेरियल का पेपर 1 में। तो यहाँ आप देख रहे हो मार्क्सिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन, मार्क्स आपने पढ़ा है पेपर 1 में। मार्क्स क्या है, कौन है मार्क्स, क्या कह गया। फिर मार्क्सिज्म पढ़ा हमने, मार्क्सिज्म सब सुपर स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ते हैं उसमें। अब वो अंतरराष्ट्रीय संबंध में क्या कह रहा है, तो ये आसान बन जाता है क्योंकि पीछे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और फिर हम अंतरराष्ट्रीय में से छेप चाप देंगे। आप समझ रहे हैं, तो उसका एक कंटिन्यूटी है ये, तभी मैंने इस यहाँ पे ऐसे आपको बताया। तभी ये मैं बताऊं कि पेपर 1 से कैसे लिंक्ड है। तो पेपर 1 में जो मार्क्स लिखा है वो आप आईआर में भी लिखोगे, इंट्रोडक्शन में या बॉडी में, कि मार्क्स इकोनॉमी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि इकोनॉमी सब कुछ है, वो अंतरराष्ट्रीय पे भी हम बोलते हैं। तभी वो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि स्टेट से व्यापार से आपसी संबंध रखती हैं, मार्क्स कहेगा ये। तो कल ही मैंने बताया आपको कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है, तो वो आप उसमें फिर ऐड ऑन कर, आप समझ रहे हो, ये सब आता है। ऐसे सिस्टम सॉरी, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये इसमें आ जाएगा। की कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये बहुत ही बेसिक है, इसमें आप बहुत सिंपल है। सिक्योरिटी, जैसे आपका कौन सा मेन इंटरेस्ट रहता है कि आपकी सुरक्षा बनी रहे, कोई लड़की का मेन क्या है कि लड़की सिक्योर रहे। जब बोलते हैं ना ये रास्ते में डाकू डकैत हैं, फलाना है, तो मेन क्या होता है, सिक्योरिटी। ऐसी किसी देश की सबसे मेजर चीज क्या है, सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट। तो आपका इंटरेस्ट, जैसे आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, आप कोचिंग क्यों आते हो, सेल्फ इंटरेस्ट है कि एग्जाम क्रैक करना है। आपका सेल्फ इंटरेस्ट, आप किसी के साथ क्यों रिलेशनशिप में जाते हो, क्योंकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, उसमें स्वार्थ है ना, आपको केयर चाहिए, आपको लव चाहिए, या वो धन पुरुष है तो आपको पैसा चाहिए। मतलब आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए, यही है मेन रीजन, तभी तो आप जाते हो ना। जिसे हम बोलते हैं ना, बड़े अमीर लड़का आ रहे, तेरा तो बॉयफ्रेंड अमीर है, तेरे को क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें लालच लालच रहता है ना, सेल्फ इंटरेस्ट है हमारा। ऐसे यूएस के पास बहुत पावर है, तो सब यूएस के पीछे आकर्षित है, तो वो हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरेस्ट, ये होता है पावर, हेजेमनी। ऐसी चाइना के पीछे क्यों लोग आज भाग रहे हैं, पावर है, पैसा है उसके पास। ठीक है, तो ये आप जो पढ़ रहे हैं आईआर में, वही आप पढ़ोगे वहां पर, मतलब यहाँ पर पीएसआईआर में। यहाँ पे क्या ऐड होगा, स्कॉलर्स आ जाएंगे, जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स, वो स्कॉलर्स मतलब जैसे मार्क्स जैसे, वो क्या कह के गए हैं, उनके कथन क्या है, वो हमें डालने पड़ते हैं। तो अच्छी बात यही है, अगर मुझे किसी का रेडीमेड किसी ने कुछ बोला हुआ है वही छापना है, तो मेरा काम कैसे रटना उसको। ये आपको समझना, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में, हिस्ट्री आप लो चाहे ऑप्शनल, चाहे सोशियोलॉजी लो, चाहे प्रोबैड में हो, जो लोग कह गए हैं आपको उसको ज्यादा उगलना है। मैकियावेली बहुत बड़ा स्कॉलर है अंतरराष्ट्रीय संबंधों का। अभी जो रियलिस्ट हम स्कूल की बात करते हो, मैकियावेली से इन्फ्लुएंस्ड है। रियलिस्ट मतलब आप बोलते ना यार तू प्रैक्टिकल बन अपने रिलेशनशिप में, या तू देख मेरे पापा नहीं मान रहा, तू ये नहीं कर रहा, रियलिज्म आप बात करते हो। ये नहीं हम प्यार करेंगे हर समय, हम गले मिलके ही रहेंगे, ये आइडियलिज्म है। तो वो सब पढ़ेंगे यहाँ पे कि पीस ही होना चाहिए दुनिया में, आइडियलिज्म वाले ये कहते हैं।
अब बोलते हैं ना आइडियलिस्ट साहब, हम हमेशा एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के चलेंगे, हाथ पकड़ के चलेंगे। ये एक आइडियलिस्ट सिचुएशन। हर समय हाथ पकड़ के थोड़ी चलोगे अपने बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का। कभी तो छोड़ोगे भी ना कहीं उसको। वो कहीं खाना बना रहे तो भी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइडियलिज्म है ये। मैं इतना प्यार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जो इंटर आइडियलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ शांति ही चाहिए। अब ठीक है, हो गया, समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आईआर में हम ऐसे ही पढ़ेंगे। आईआर है ही ऐसा। रियलिज्म यही कहता है, क्योंकि रियलिज्म ह्यूमन इंटरेस्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड है। ह्यूमन का जो, आपको सुनो, जो ह्यूमन की जो टेंडेंसी है वो होती ही सेल्फ इंटरेस्ट की। स्वार्थी होता है मनुष्य। मनुष्य का स्वार्थी होता है। आप कोई भी रिलेशनशिप में जाते हो, आप स्वार्थी हो तभी आप जा रहे हो। ठीक, किसी को प्यार पसंद है तभी उस रिलेशनशिप में जा रहे हो। किसी को प्यार चाहिए, घर से प्यार नहीं मिल रहा, तो बॉयफ्रेंड में प्यार ढूंढ रही, गर्लफ्रेंड में प्यार ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे प्यार ही नहीं मिल रहा तो कहीं तो ढूंढेगा ना। ठीक है, ऐसी आपके एक्स में पैसा चाहिए, पैसे नहीं है घर में, तो चाहेगी मैं बॉयफ्रेंड पैसे कमाने वाले को पटा लूं फर्जी वाले से, XYZ करके। वी आर सेल्फ इंटरेस्टेड, या सेल्फ इंटरेस्ट हमारा डोमिनेट करता है, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं। हर संबंध स्वार्थ का है। माँ बाप का भी संबंध स्वार्थ का। माँ बाप को पैसा ना दे तो आप तो इतने उनसे आपसे वो रहते हो, आपसे, या मतलब आप कह लो कि इतने परेशान रहते हो, आप तो भाग जाओ। वे पैसा देते हैं, शरण है, घर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं आपको। अगर आके सब हो तो आप तो आओ ही ना, अपना घर बना लो। लेकिन पैसा नहीं है ना अभी, ना ऐसी औकात है कि अपना घर बना सके, अपनी गाड़ी खरीद सके अपना। अलग केस है, वो भी है, तो उनका भी स्वार्थ है ना आपके प्रति। आप कहते हो बैंगलोर जा रहा नौकरी के लिए, वो कहते नहीं बेटा यहीं रहे मेरे पास, क्योंकि उन्हें पता है आपका, उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, आप पास रहोगे उनके। मतलब मेन कहने का मतलब है आईआर में आप ये सब पढ़ोगे, पावर, सिक्योरिटी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर। जैसे आपका पड़ोसी अगर जाल लगाने लग जाए बड़ा, तो उसे आप, या तो आपको लगता है कि हम भी बड़ा जाल बनाए, हम ऐसा लगाए चाहे कांच लगा लें बाउंड्री वॉल पे, या चोर वोर ना आ पाए, क्योंकि जब किसी ने डकैती डाल दी तो आपको लगता है यार घर को सिक्योर करने की जरूरत है। ऐसी आईआर में होता है। चाइना अगर कुछ हमारे यहाँ कुछ बॉर्डर पे गलवान में करा तो हमने फटाफट मिसाइलें वहां पे बॉर्डर पे तैनात कर रखी हैं, या हमने स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कर रखा है, क्योंकि हम इनसिक्योर हो रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी का नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि हमें बैलेंस करना है पावर। ठीक है, होते हैं ना दो भाइयों में, वही फिर से रिलेशनशिप, उसकी आगे कमाने वाली, सपोज भाई आपकी नहीं आई तो आप भी बैलेंस करना चाहते हो, तू भी पढ़ाने लग जा, या जा स्कूल में टीचर बन जा, पैसे लेके आ, जैसे वो हमारी दीदी, हमारी देवरानी या जेठानी। ठीक है, ऐसा होता है ना, आपके घर में भी होता होगा कॉन्फ्लिक्ट, या आप कह लो कि हमें वो करना होता होगा। हाँ सर, ठीक है। हाँ हाँ, मैं, तो आपको वो होता है ना भी, प्रतिस्पर्धा रहती है। आपने देखा होगा अपने चाचा में, ताऊ में ना, उनकी वाइफ में, वो तो पढ़ाती है, उसके पास तो पैसा आ रहा है, हमारे पास, हमें भी कुछ करना चाहिए, तो आप बैलेंस करने के लिए जाते हो। या होता ही सबके घर में होता होगा प्रतिस्पर्धा, ऐसा तो है नहीं होता होगा। तो बैलेंस के लिए जाते हो आप। या किसी की हाउस वाइफ है, वो कहते हैं तो चुप ये कहा पैसा आ नहीं रहा, वो कहते हैं जा नौकरी कर, वो देख दीदी नौकरी करती है, या जेठानी नौकरी कर रही, देवरानी फलाना, ऐसे ऐसे ही यहाँ करते हैं बैलेंस। तो ऐसी सब क्रिएट कर। रशिया अगर एग्रेंडाइजमेंट ऑफ पावर कर रहा है रशिया यूक्रेन में, तो यूक्रेन भी कर रहा है। तो सब समतल होना चाहते हैं। तो ये सब आप इसमें पढ़ोगे। अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें लाइवली एग्जांपल्स रहते हैं। अखबार में सबसे ज्यादा ये कवर होता है? डिटर करना किसी को, जैसे आपके न्यूक्लियर पावर है, या चाइना के पास न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं, तो डिटर करते हैं कि कोई उस पर अटैक ना कर सके, क्योंकि उनको खतरा रहेगा कि यार ये न्यूक्लियर अटैक कर देगा हम पे। हाँ, मतलब आप जिससे कि वो दहशत में रहे सामने वाला, डिटर। वो चाहे कि चढ़ाई कर दूं उसके ऊपर, इसके देश पे, नहीं, उसे पता है इसका न्यूक्लियर, अगर मैं चढ़ाई के लिए जाऊंगा या युद्ध के लिए जाऊंगा तो मुझे उड़ा देगा एक बार में, या पूरे मेरे देश को खत्म कर देगा। डिटरेंस, वो न्यूक्लियर डिटरेंस आता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप देखो चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल राइज ऑफ सुपर पावर। ये आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर आपने पढ़ी होगी जीएस में, तो वहां पढ़ते हो कोल्ड वॉर, वहां पढ़ते हो नैम, वहां पढ़ते हो यूएसएसआर का जन्म कैसे हुआ, ये यूएसएसआर यूएस का टसल, फिर यूएस सुपर पावर पढ़ा, जीएस पेपर 1 यही मैंने लिखा है। इंडियन न्यूक्लियर को, मतलब जो आपका जीएस पेपर 1 से भी करेगा, और जी सेक्शन बी में भी आता है पेपर 2 में, वहां पे लिखा है इंडियन न्यूक्लियर क्वेश्चन। ये आप पढ़ते हो कोल्ड वॉर के टाइम में न्यूक्लियर कैसे इंडिया ने पढ़ा, 1974 में करा हमने ब्लास्ट, 1998 में करा। ये मैंने जो लिखा है ये पेपर 2 सेक्शन बी से लिया है, जो सिलेबस में नहीं है मैच। सिलेबस में अलग दे रखा है ये, लेकिन आप वो यहीं पढ़ोगे, वो इसमें ही कवर हो जाएगा, तो सिलेबस में रिपीट कर रखा है। मतलब मेरा मकसद है बताने का, जो सिलेबस मैंने आपको शुरू में दिखाया ना, 2-4 पेज पॉलिटिकल साइंस के जो यूपीएससी ने दिए हैं, वहां पे रिपीटिशन है थीम का। वहां इसमें मैंने उनको एक साथ ले आया हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप उसमें, इसे जो मैंने पीडीएफ, ये जो शीट शेयर की, इसे ध्यान से देखो। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया न्यूक्लियर क्वेश्चन चेंजिंग परसेप्शन पॉलिसी फ्रॉम पेपर 2 सेक्शन बी। ये जो लाइन है वहां दे रखी है पेपर 2 में, सेक्शन बी में, सिलेबस में, हमने उसे यहाँ फिट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है,
आर्म्स रेस की बात करें, कोल्ड वॉर की बात करें, तो न्यूक्लियर की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहीं पर न्यूक्लियर का जन्म 1964 में चाइना ने करा, 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, 1974 में इंडिया ने करा। तो वहां पे तो कोल्ड वॉर भी चल रहा है और न्यूक्लियर वाला भी चल रहा है, सब कवर हो जाएगा यहीं पे। तो ये रिपीट कर रखा है सिलेबस में, हमें यही कवर करेंगे, वो एक ही टॉपिक है ये। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको शीट दी है कि ये एक ही है, ये बहुत मैच कर रहा है पेपर 2 सेक्शन बी और सेक्शन ए में क्या मैचिंग चल रही है, आप ये समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट है नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइन मूवमेंट डिफरेंट फेजेस। अब ये देखो, यही मैंने पेपर 2 सेक्शन बी से लिया है, वहां ये लिखा हुआ है सिलेबस में। लेकिन जब हम नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ेंगे तो इंडिया का भी पढ़ेंगे वहां पे, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया एंड नैम, जब नैम पढ़ेंगे तो इंडिया एंड नैम, तो ये मैच हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बार बार काम नहीं करना है, सिलेबस देख के घबराना नहीं, और ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है। ये जो मैंने शीट दी है ना लास्ट वाली, ये सिलेबस कंसाइज फॉर्म में दिया है मैच के साथ। ये समझना है जो हमारा मैच कर रहा है, जो ये सिलेबस फिर आपका कट जाएगा काफी। इसी वजह से यहाँ मैंने फिर लिखा नोट जीएस पेपर 1 का, ये पूरा मैच कर रहा है, क्योंकि वहां पढ़ते हो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, डीकोलोनाइजेशन, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये तो लिखा है जीएस में। और ये तो आप ऑप्शनल में ऐसे ही पढ़ोगे, लॉलीपॉप की तरह हो जाएगा आपके लिए जीएस में। आप समझ रहे हो, ये इतना, ये सब दिया है सिलेबस में भाई। कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म ये दिया है सिलेबस में, ये आपका ऐसी, आप मतलब आप ऐसे ही समझ जाओगे इसको। तो जीएस पेपर 1 का देखो कितना यूज हो रहा है यहाँ पर, किसमें, पेपर ये पेपर 2 सेक्शन बी, या आप कह लो फुल पेपर 2 सेक्शन बी बेसिकली। उसके बाद सोशलिज्म, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ब्रेटन वुड्स, ये सब आप इकोनॉमी पढ़ते हो। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, यहाँ दे रखा है डब्ल्यूटीओ पढ़ते हो आप। यहाँ पे आप पढ़ते हो वर्ल्ड बैंक, थर्ड वर्ल्ड क्या कह रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में, ये आप हिस्ट्री ही पढ़ोगे। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का धांसू टीचर होगा तो वो आपको सब पढ़ाएगा जीएस में। और ऑप्शनल में क्या होता है, ऑप्शनल में भी आप यही सब पढ़ोगे रिपीटेशन, तो आप ये सोचो कितनी बार तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आप पॉलिटिकल साइंस का फायदा ये है कि रिवीजन 10 बार होगा, तोते की जैसे याद कर सकते हो आंसर राइटिंग में, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। और क्योंकि हमें स्कॉलर्स ही लिखने हैं इसमें बार बार, मैं तभी आपको मैथ्स बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये समझो कि यार वर्ल्ड कोल्ड वॉर आप जीएस पेपर 1 में ही पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, कोल्ड वॉर आप पेपर 2 में ही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन बार बार हो सकता है। पर इसमें क्या होता है कि आपको स्कॉलर्स ऐड करने पड़ते हैं, कोल्ड वॉर पे क्या क्या कह के गए। और फायदा क्या रहता है ऑप्शनल में कि क्योंकि स्कॉलर का कथन लिखना है, उसका नाम लिखना है, वो रट्टा होना चाहिए, वो उसका ज्ञान बस। तो आंसर आपका 250 वर्ड का होता है, और जो 150 वर्ड का होता है उसी से आप लिख सकते हो, उसके बोल बच्चन से। अपना बोल बच्चन नहीं करना ऑप्शनल में, तभी जीएस में ही फायदा करेगा। जीएस में हम बोलते हो सोच के लिखना पड़ेगा, नोट बनाने पड़ेंगे। जीएस में भी अगर जीएस ऑप्शन जिसका है पॉलिटिकल साइंस, वो अगर बोल बच्चन करके आ जाए कि सी राजा मोहन ये कह रहा है, प्रताप भानु मेहता ने रिजर्वेशन के बारे में ये बोला है, फलाने ने ये बोला है, तो वहां उसे नंबर मिलेंगे। तो बोल बच्चन आपका उसका काम आ रहा है, हमें नहीं मेहनत करनी है। ये हम बच्चों को ये समझाना चाहते हैं, जो अपना दिमाग लगाते हो ना ज्ञान की, यार क्या पॉइंट लिखो आ नहीं रहा है, वो जब वो कोई कह के गया उसी का लिखना है, तो क्या दिक्कत है उसमें, और नंबर जब मिल भी रहे हैं उसमें, तो है नहीं अच्छा आसान काम है। अगर हम ये समझे हैं, हम ये समझते नहीं, हम वेरियस मटेरियल की तरफ भाग रहे हैं जीएस में। और अगर ऑप्शनल आप लेते हो पॉलिटिकल साइंस, तो आपका मैच बहुत, जो मैच हम दिखा रहे हैं और लाइव दिखा रहे हैं, अगर आप में बुद्धि है, विजडम है, विवेक है ना, तो आप समझ पा रहे होगे कि ये हमारा बेवकूफ नहीं बना रहा, ये सही में कह रहा है ऐसा। और आपने जीएस का थोड़ा पढ़ा भी है, अगर पॉलिटी थोड़ा आइडिया, जिन्होंने कुछ जो पुराने उन्होंने तो पढ़ा भी होगा, तो आपको समझना है। आप समझ रहे हैं? ये आपको समझोगे तभी आप एक रैशनल मैनर में चॉइस कर पाओगे किसका ऑप्शनल, ठीक है। तभी आपने देखा होगा इंजीनियर्स जो होते हैं वो सीधा पॉलिटिकल साइंस उठाते हैं, या बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी, आप जरूरी नहीं यही उठा रहे, और भी उठा के हो रहा है। तो ये फायदा रहता है क्योंकि मैचिंग बहुत है, और इसका यूज हमें पता होना चाहिए, तभी यूज का मेन है कंटेंट का। मैथ से भी कोई फायदा नहीं, आप यूज कैसे कर रहे हो। और ये पेज आपको पूरा दिखा रहा है यूज कैसे हो रहा है। यहीं पे आपको मैं न्यूक्लियर क्वेश्चन भी दिखाया, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी आप पढ़ोगे जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में न्यूक्लियर का इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है। फिर आप जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, ये तो मैंने कल ही बताया आपको, पेपर 2 में आपका है ये मैच आईआर का। तो यहाँ डब्ल्यूटीओ वहीं पढ़ोगे, यहाँ ही पढ़ोगे, वर्ल्ड बैंक वहीं पढ़ोगे, यहाँ ही पढ़ोगे, आईएमएफ वहां भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, और जो भी एक आधी संस्था और जो पढ़ी वो भी पढ़ोगे। तो डब्ल्यूटीओ आपका इकोनॉमी में रिवाइज हो रहा है, डब्ल्यूटीओ आपका जीएस पेपर 2 में रिवाइज हो रहा है, डब्ल्यूटीओ जीएस 3 में रिवाइज हो रहा है, जीएस 2 में रिवाइज हो रहा है, पेपर 2 सेक्शन बी पॉलिटिकल साइंस के बाहर रिवाइज हो रहा। तो डब्ल्यूटीओ पे कभी सवाल गलत नहीं होगा, प्रीलिम्स में भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप ये एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडी, मोड 1 मोड 2 जो प्री में आता है। तो तभी तैयारी चलेगी जब आपको गेयर बदलना आना चाहिए, कि जब हमारी प्री और मेंस की एक ही तैयारी होती है, लेकिन एक समय पे गेयर बदलना पड़ता है। कहाँ पे हमें मेंस के लिए हमें अपनी डाइवर्ट रेल पटरी को अलग पे चलाना है, और कहाँ प्री के लिए अलग चलाना है कंटेंट एक ही,
लेकिन आपको बाइफरकेट करना भी समझ आना चाहिए अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, तभी आपको ये समझना पड़ेगा। और पीसीएस से भी लिखोगे जाके तभी नंबर ही मिलेंगे। मैंने बता दिया जो यूपीएससी का मारा होता है वही पीसीएस में आता है। पीसीएस में जो फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर्स होते हैं बहुत दिक्कत होती है और रैंक लेके आता है, क्योंकि उसके बाप बैठे हैं उसके ऊपर जो 4-4 5-5 साल से लिख रहे हैं पेपर। ये तो आप देख भी रहे होगा, बुद्धिमान भी हो आप पे। तभी कहते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको ऐसा कंटेंट लिखने की। ऑप्शन में फायदा क्या होता है, जब ऑप्शन पढ़ ही रहे तो कंटेंट हमारा सॉलिड हो जाएगा, बड़े बड़े लोग क्या कह रहे हैं सब पता चल रहा है, हमें फलाना हो रहा है, तो हमारे कम टाइम में ज्यादा हम अचीव कर पा रहे हैं। क्योंकि जीएस भी साथ साथ चल रहा है मेरा। आज समझ रहे हैं ना, डब्ल्यूटीओ जब यहाँ पढ़े तो वहां भी तो खत्म हो रहा है ना मेरा। अगर मैं वर्ल्ड बैंक यहाँ खत्म करूँ तो वहां भी खत्म हो रहा है मेरा। यहाँ मैंने यहाँ पे अगर टॉपिक्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में तो मेरा जीएस 1 भी तो तैयार हो रहा है, जीएस 2 भी तैयार हो रहा है। मुझे अलग से उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मेरा पॉलिटिकल साइंस का वही रट के जाऊंगा, वही छाप दूंगा जीएस 2। और मैथ्स भी बता रहे हैं भाई, जब फेडरलिज्म का एनालिसिस आएगा तो क्वेश्चन अगर जीएस 2 में आएगा कि फेडरलिज्म आजकल बहुत ज्यादा पंगा चल ही रहा है, आप देख रहे हो साउथ सदर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में हिंदी हार्टलैंड और साउथ वालों में लैंग्वेज इशू, ये पढ़ोगे आप तो वहां भी आप छाप सकते हैं। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा, मैचिंग देखनी है, ऐसे हर सिलेबस का एनालाइज करो। जो कहता है सोशियोलॉजी का मैच कर रहा, कहाँ मैच कर रहा देखो जाकर, नेट वो बैठो मेज कुर्सी पे। ये तभी होता है, हवा में कहने से नहीं आज ही आ जाए मन कर लिया। जो नहीं सबका ही मन कर रहा है ये देखने का, ये पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। कभी भी किसी का कर रहा होगा एंथ्रोपोलॉजी ले लो, उसका छोटा है तो देखो क्या मैच कर रहा है, या कुछ नहीं का छोटा है तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। सिलेबस का एनालाइज करना जरूरी है। नंबर ये नहीं उसने पापा भैया ने कह दिया आईएएस की ले ले, ये उनका हो गया, जरूरी नहीं आपका भी होगा। आपकी क्या पसंद है, सबकी पसंद अलग होती है ना। मम्मी की जो पसंद है थोड़ी आपकी ही पसंद हो, या पापा की जो पसंद है आपकी चॉइस है। सपोज हिस्ट्री में, हिस्ट्री का भी ओवरलैप देखो जाके, कोई कह रहा है जीएस 1 से ओवरलैप पड़ता है देख ले, तो देख भाई कहाँ हो रहा है। ठीक है, या अलग से करना पड़ रहा है। या जो साइंस वाला ले रहे हैं तो साइंस में आपकी महारत होनी चाहिए वहां, क्योंकि साइंस से प्लस पॉइंट क्या रहता है, ऑब्जेक्टिविटी रहती है और नंबर का हाई चांस रहता है। वो फिर उनको अलग से ही मेहनत करनी पड़ती है साइंस वाले को। लेकिन साइंस वाले को भरोसा रहता है कि वो अगर 500 में से 320 ले आएगा तो जीएस को कंपनसेट कर देता है। जीएस में उसके 80-80 भी आ रहे हैं, तो जीएस में सपोज एवरेज स्कोर है 250, साइंस वाला 320, तो 70 नंबर जीएस के उसने यहाँ कवर कर दिए 500। अब वो वहां 70 को डिवाइड कर लो 4 पेपरों में, अगर वहां पे 15-20 नंबर भी कम लाए तो वो चला लेगा 90-90। ये साइंस है पूरी तैयारी। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि तभी ऐसा मतलब तभी आप ला पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका फिर आए देखो, जीएस पेपर 2 कह रहा है, ये कह रहा है ऑप्शनल कह रहा है यूनाइटेड नेशन रोल एंड एक्चुअल रिकॉर्ड, स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज एंड यूएन रिफॉर्म। ये तो आप आईआर में पढ़ोगे पूरा जीएस 2। कौन सा यूएन का, यूएन 2.0 की जरूरत है, परमानेंट आप सुन ही रहे हो, भारत स्थायी सदस्य बनना चाहता है, ये सब पढ़ोगे। इसमें क्या ऐड हो जाएगा, विचार। और विचार लिखने बहुत जरूरी है। अगर आज की तारीख में लिखते हो कि वही फिर से सीराज अमन आईआर का बहुत बड़ा स्कॉलर है, या सुहासिनी हैदर क्या कह रही है वो लिख के आते हो तो नंबर मिले। भाई हम किसी, आपने अगर पीएचडी कोई कर रहा होगा तो वहां देखते हो ना हम एटल एटल लिखते हैं, कोट करते हैं एटल फलाने स्कॉलर फलाने रिसर्चर को कि हमने इसकी थीसिस उठाई है, तो कहते हैं अच्छा इसी कोट करिए, फिर आप रेफरेंसेस में लिखते हो जाकर। ऐसी पेपर में जब आप करते हो तो आपको ज्यादा नंबर मिले। ये हम ये बताते हैं पीसीएस में भी नंबर तभी मिलेंगे। अगर आप पीसीएस के इकोनॉमी वाले पेपर में जीएस 3 में नीति आयोग को कोट करोगे नहीं मिलेगा नंबर, क्योंकि 10 में से 4 लोग ऐसे होंगे जो नीति आयोग लिख के आएंगे, 6 को ऐसे ही बाहर कर देगा। तो 4 के नंबर उठ गए, वो उनकी कॉपी आगे चली गई, मतलब वो आपसे काफी आगे हो। ये ऐसे चलता है, यहाँ मार्क्स ऐसे ऊपर नीचे होते हैं। जैसे आपको यूपी पीसीएस का पेपर है, यूपी में ऐसे नंबर नहीं आते। यूपी का तो आप देख लो कितना कट थोट कॉम्पिटिशन, 200 सीटों में करोड़ों बच्चा लड़ रहा है, 50 कितने लाख बच्चे लड़ रहे हैं। और उसमें यूपीएससी के भी मारे हुए हैं यूपी में, तो यूपी बिहार का ही है यूपीएससी तो एग्जाम, वो शानदार आंसर लिख गया। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल भयंकर। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखोगे सैंपल नेट पे भी है, सैंपल तो आजकल बोलने की जरूरत नहीं, सभी कॉपियां नेट पे रहती हैं, टॉपरों की भी यूपी पीसीएस वाले की। आप देखो क्या लिख रहे हैं, आपके पसीने चुने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना। अब देखो इंडियन यूएन सिस्टम, ये रोल इन पीस कीपिंग, ये मैंने उठाया नोट, ये उठाया पेपर 2 सेक्शन बी से, वहां पे भी रिपीटेशन है। सिलेबस में ये बता रहा, विद इन सिलेबस टॉपिक्स रिपीटेड है, ये बताना चाह रहा हूँ। इसके माध्यम से जो हम नहीं पहचान पाते, या यूट्यूब पे भी हमें नहीं बताया तो कहते हैं हाँ ये आप यहाँ से पढ़ लो, ये इसका ले लो और ये इसका मैच कर रहा है, लेकिन बहुत पता तो चले हमें, जब हमें उसका एक तरह से पता मतलब एक्सप्लेन तो करे कैसे हो रहा है। तो ये जो टॉपिक है इंडियन यूनिवर्सिटी सिलेबस का ही है, रोल ऑफ पीस कीपिंग, डिमांड फॉर परमानेंट सीट फ्रॉम पेपर 2 सेक्शन बी। ये सेक्शन बी में ऐसे ही लिखा हुआ है सिलेबस में, तो हम वो यही पढ़ेंगे यूएन के साथ। कॉमन सेंस की बात है, जब यूएन की बात कर रहे हैं तो इंडियन यूएन आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे वहाँ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वो आपका कर हो जाएगा पेपर 2 सेक्शन बी का भी पार्ट, और यूएन आप पढ़ोगे सेक्शन जीएस पेपर 2 में भी, तो वहां भी आपका हो जाएगा। यूएन आपका इस्तेमाल कर सकते हो एसए में भी, आईआर में।
नेक्स्ट, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ईयू, आसियान, सार्क। अब ये रीजनल कॉपरेशन, ये पेपर 2 सेक्शन बी का पार्ट है। सार्क वहां अलग से लिखा है, मतलब सिलेबस बनाने वाले देखो कैसे वो, मतलब उसको सार्क एक ही जगह कवर करना चाहिए था, उससे सार्क फिर लिखा हुआ, पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर एस्पेक्ट, साउथ एशिया फ्री ट्रेड फ्रॉम पेपर 2 सेक्शन बी, तो वो यही लिख सकता था उसको। तो सार्क में जब आप पढ़ोगे तो सार्क क्या, सार्क जब आप पढ़ोगे तो आप यहीं पे उसे लिख सकते हो, पढ़ोगे साथ में करोगे, तो आपका सेम टाइम पे पेपर 2 सेक्शन बी भी हो रहा है जब आप ये पढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो ना, जो आपको हमने शीट दी उसमें अगर आप ऑब्जर्व करो, सब खेल ऑब्जर्वेशन का है। अगर आप समझ पा रहे हो सिलेबस कैसे उथल पुथल है, ऊपर नीचे है, जो हमने प्रयास करा है, हमने सिलेबस को एक लाइन में लाने की कोशिश करी है, कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में, कि आपको दिमाग में फ्लो रहे कि ऐसे चलेगा मामला। क्योंकि ऐसा तो नहीं है सार्क हम सेक्शन नहीं पढ़ रहे तो हम सार्क पढ़ा दिया फिर हम छोड़ दिया कि इंडिया का क्या है पास्ट परफॉर्मेंस, हम इंडिया का ही वही पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं लिंकेज में स्टडी करना। और अगर कोई आर्टिकल आया तो उसका वो करके हम उसका नोट बना के उसको यहाँ चिपका देंगे। तो सार्क आपका GS2 के लिए तैयार हो गया, स्कॉलर भी आपके पास है, और आपका पेपर 2 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन बी भी तैयार हो रहा है। और यही पढ़ने हैं आपको। ईयू आप मैंने बताया वहीं पढ़ोगे, GS2 में थोड़ा सा अपेक पढ़ोगे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये तो डिफरेंट है थोड़ा सा आइडिया, कभी आते नहीं है ईयू और सार्क ही आते हैं ज्यादा। ठीक है, उसका कंटेम्प्रेरी ग्लोबल प्रॉब्लम कंसर्न्स। अब देखो मैंने यहाँ पे कितना, अब यहाँ पे आपको ब्यूटी पता चलती है ऑप्शन में नंबर कैसे मिलते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट है डेमोक्रेसी। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑप्शनल के लिए आ रहे हो तो मैंने यहाँ बताया GS पेपर 1 में आपने यहाँ पे पढ़ा है डेमोक्रेसी, पेपर 1 में सेक्शन ए में यहाँ देखो डेमोक्रेसी पूरा पढ़ के आ रहे हो आप पीछे से। और आप जब IR लेवल पे डेमोक्रेसी पढ़ोगे तब ये सब वहां पे कोट करोगे जा जाके, कि मैकफर्सन ने क्या बोला है, फलाने ने क्या बोला है, तब नंबर मिले। तो पेपर 1 का यूज आपको पेपर 2 में आना चाहिए, तभी आप चैंपियन बनते हैं ऑप्शनल में, तभी आप 100 पेज में अपने नोट बना पाते हैं, 100 पेज में अपने पेपर 2 के नोट बना पाते हैं। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी यहाँ पढ़ रहे हैं तो डेमोक्रेसी का लिंक आप जो पढ़ा है हमने उसको हमें पेपर 2 में लिंक करना। आप समझ रहे हो, ये आपको तब पता चलेगा कि पेपर 2 को कैसे लिंक करना है। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है या ह्यूमन राइट, पेपर 1 में मैंने दिखाया सेक्शन में ह्यूमन राइट, तो अवार्ड डेप्थ में पढ़ते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन, यहीं पे उसको आपको आगे लेके जाना है। तो ये देखो ये कंटिन्यूशन है उसका, थीम यहाँ अलग है, ये पढ़ लोगे वहीं पर काफी चीजें। आज समझ रहे हो कैसे सिलेबस को इन्होंने हैफेजर्ड मैनर में दिया है, इसको आप एक लाइन में कैसे लगाना है और कैसे इसको इंटरप्रेट करना है सिलेबस को। तभी कहते हैं तैयारी से पहले सिलेबस का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है ऑप्शनल का, कि कैसे है। ये नहीं कि पढ़ना शुरू कर दिया लाइन से, किसी ने मुंह से बोल बच्चन कर दिया हाँ प्रोवाइड ले लियो, पर देखा है नहीं हाँ प्रोवाइड सा वो प्रोवाइड लेंगे हम तो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस लेंगे, अभी भी क्या ना पॉलिटिकल साइंस ये करने का आप सोचो, विचार बुद्धि लगाओ कि ऐसा है, इस तरह से होता है, ये है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो एनवायरमेंट, और मैंने पीछे ही बताया एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स पेपर 1 में सेक्शन बी में, वो जब पढ़ोगे तो यहाँ एनवायरमेंट पढ़ोगे ग्लोबल लेवल पे, तो वो सब आएगा। GS पेपर 3 में जो मैंने बताया लिंक है इसका, देखो लिखा है यहाँ पे, कोप जो पढ़ाता हूँ ना वो सब चीज पढ़ा है यहाँ पे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो एनवायरमेंट वालों को पढ़ाया होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, ग्लासगो में क्या हुआ, दुबई में क्या हुआ, वही लिखना है यहाँ पर। वहां वैसे ही बोल बच्चन करना है एज पर कोप 28, वो ही छापना है GS वाला। और ये अगर पढ़ोगे तो यही छापना है GS में जाकर। तो ये पता होना चाहिए हमें अपना काम कम करना है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है आपका GS का, आपको अपना जो वर्क है लोड है वो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, एक जगह कर दिया काम हो गया। तो GS ऑप्शनल जिसका होता है पॉलिटिकल साइंस को कभी GS2 का नोट नहीं बनाता, क्यों, उसका तो बन चुका है ना, हो गया तैयार। फेडरलिज्म एड्रेस सब पूरा वो मैंने आपको दिखा दिया कैसे हुआ। ऐसे ही आपका जेंडर जस्टिस फेमिनिज्म आ गया। आप समझ रहे, यहाँ पे वुमेन में भी पढ़ते हो, रोल ऑफ वुमेन पेपर 1 में बताया, सोसाइटी में पढ़ते हो जेंडर जस्टिस, ये सब आपका ग्लोबल लेवल पे आ जाएगा बस। जेंडर जस्टिस पे क्या क्या मोहर, क्या क्या वो चल रही है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बीजिंग की जो हुई थी 1975 1995 ईयर कब हो रहा है। टेररिज्म आपको मैं दिखाया, सिक्योरिटी चैलेंज है, तभी मैं यहाँ लिखा लिंक इट विद पेपर 1। न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन अभी पढ़ाया, अभी दिखाया मैंने आपको। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मतलब कैसे फैल रहा है न्यूक्लियर का जाल, अभी बताया ना कोल्ड वॉर में, यहाँ पे बताया ये यहाँ पे चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर पेपर 1 सेक्शन, पेपर 2 सेक्शन ए में, तो वो प्रोलिफिकेशन वहां पढ़ लो, तो यहाँ पढ़ना ही नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ये सारे बेकार है, ये नहीं पढ़ने में फिर से। क्यों नहीं पढ़ने, ये तो पढ़ चुके हो ना सारे। पेपर 1 में आप कहीं पढ़ोगे, पेपर 2 में कहीं पढ़ चुके हो, सेक्शन ए में, उसके पेपर 1 के सेक्शन ए में, तो ये क्यों पढ़ोगे, बुद्धि तो है ना, जो इतना तो मैं बताया ना टेररिज्म वो पहले ही पढ़ चुके हो आप सिक्योरिटी वाले में। समझ रहे हो, GS पेपर 3 में भी काम आएगा इसलिए ये बता दें। नेक्स्ट देखो, अब आया पेपर 2 सेक्शन बी। तो यहाँ जो सेक्शन बी के मैंने उठाए थे वो उठाए जो कॉमन थे, अब जो सिमिलर है,
जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी सबसे लीचर टॉपिक में से, ठीक है, बिल्कुल आसान सा जीएस में पढ़ाऊंगा मैं। क्या फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या करता है, डिटर्मिनेंट्स मतलब वही डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी यही होता है। कौन से आपके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, या बोलते हैं ना आपकी पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट क्या क्या है, ठीक है, आपका पास हाइट है, आपके पास आप फेयर हो, कोई गोरा है कोई काला है, या आपके डिटर्मिनेंट्स हैं, या आपकी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट है, ठीक है, गाना अच्छा गाते हो, स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, क्रिकेट अच्छा खेलते हो, ये ट्रेट। ऐसी पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी क्यों, क्या क्या उसके वो होते हैं, हमें क्यों लाते हैं फॉरेन पॉलिसी, हम अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, ठीक है। चाइना के पास क्यों पड़े हुए हैं हम फॉरेन पॉलिसी में, क्यों चाइना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वहां से रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये सब आ जाएगा इसमें, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, पावर, फॉरेन पॉलिसी के काफी पैरामीटर्स यहाँ मैच करें। तो ये आ गया आपका पेपर 2 सेक्शन बी में इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ये सिर्फ आपको इसमें इंस्टीट्यूशंस की बात करनी है, जैसे फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ये जो हमारे मिनिस्ट्री है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब इसमें आएगा। डिपार्टमेंट्स हो गए आपके, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये सब फैक्चुअल है, रटने वाला है, ये भी रटने वाला है। कंटिन्यूटी एंड चेंज, कैसी फॉरेन पॉलिसी का पास्ट कैसा रहा है, वो मैं पढ़ाता हूँ आईआर में भी, कि इंडिया की फॉरेन जीएस में भी कि कैसी रही है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप तक। उसके इंडिया एंड साउथ एशिया, ये तो आप पढ़ रहे हो, इंडियन नेबरहुड, ठीक है ना, टॉपिक तो वही हो गया ना, इंडियन नेबर साउथ एशिया में क्या आता है, सार्क। सार्क हम पहले पढ़ चुके हैं अभी पिछले पेपर 1 में। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट में क्या आता है, आसियान। आसियान मैंने आपको दिखाया, यहाँ पढ़ोगे इसमें ईयू और उसमें जो ग्रुपिंग्स हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट, रिवर वाटर डिस्प्यूट, वहां पे ही बताया था, इंटर स्टेट डिस्प्यूट जीएस 2 में आएगा, और पेपर 1 में भी हो चुका है ये, ठीक है। इंडिया का है, क्योंकि इंडिया के रिवर डिस्प्यूट क्या क्या है साउथ एशिया के साथ, तो वहां पर आपने कहा था इंडिया के बीच में, यहाँ पे आपके जैसे ट्रीटीज होती है, जैसे आपके ये शेयरिंग ऑफ वाटर का है, आपका फरक्का का, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश, तो इनके क्या क्या है वाटर डिस्प्यूट्स। इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, यहाँ मैंने फिर लिखा है, देखो जीएस पेपर 3 के साथ मैच कर रही है, जो मैंने कल बताया आपको कि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर सिक्योरिटी, कैटल स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल पर्पस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये सब वो सब पढ़ोगे आप। इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, तो ये आपका सिक्योरिटी थ्रेट है ना, क्योंकि मेरी जो बाहरी जो मेरे सीमा वाले देश है वो मुझे मेरे को संकट है उनसे, ठीक है। ऐसी इन्फिल्ट्रेशन हो गया आपका, कहाँ से, जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर से। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ये आप वहां ही पढ़ रहे हो, यहाँ ही पढ़ रहे हो, सार्क में ही पढ़ोगे, बॉर्डर डिस्प्यूट, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ है, मैकमोहन लाइन, जॉनसन, ठीक है, ये सब आएगा उसमें। लद्दाख के साथ, ये यहाँ भी पढ़ोगे वहीं पढ़ रहे हो, तो ये इंडिया है, लिखा है इंडिया एंड साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में सारी कंट्रीज आती है जो आप जीएस पेपर 2 में पूरा ही पढ़ रहे हो। इंडिया नेबरिंग कंट्रीज में वो हम पढ़ेंगे ही, इंडिया बांग्लादेश वही है ही छापना है। ऐड क्या होगा इसमें, बस स्कॉलर, तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वहां पे बांग्लादेश भी, जिससे स्कॉलर के थ्रू कि राजा मोहन क्या कह गया, या सुहासिनी हैदर क्या कह गई, या प्रवीण स्वामी क्या कह गया, या विजय विजय गोखले जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं थे पुराने, वो क्या कह गए, प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी क्या गए, जयशंकर साहब क्या कह गए, ये सब आप अगर लिखेंगे, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इनके विचार लिखोगे तो अपने विचारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सबसे अच्छा पॉइंट है ऑप्शनल में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस तैयार करते हो, जब उस दूसरे का विचार लिखना है तो अपने विचार की तो जरूरत ही नहीं है, उसके विचार से ही हमारे शब्द भर जाएंगे। 150 वर्ड का लिखना होता है ना हमें, तो हम वही लिखेंगे। सपोज हम लिखेंगे कि वाई सार्क फेल्ड, तो सार्क फेल्ड हम लिखेंगे एज पर सुहासिनी हैदर। हम ऐसे लिखेंगे कि सार्क फेलियर्स ऑफ सार्क, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, सुहासिनी हैदर क्या बोल के गई फेलियर ऑफ सार्क, तो वो क्या बोल के गई उसने कहीं लिखा होगा वो। भाई सुहासिनी हैदर अगर कुछ बोल के जाती है सार्क के बारे में, या सी राजा मोहन कह के जाता है, या ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक बहुत बड़ी संस्था है फॉरेन पॉलिसी की इंडिया की, वो कुछ कह के जाती है, तो उसने क्या लिखा होगा ना, तो हमें वो समझ के उसको रटना है, बस उसको घोट के वही छापना है जाके, और लिख देना है कि एज पर दिस, बस। जीएस में पक्का नंबर मिलेगा, पेपर 2 में, आप समझ रहे, वही आपको यहाँ करना है, तो आपको मल्टीप्लाई काम आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार एक काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है, ये आप यहाँ पर। तो ये आपका इससे मैच करेगा जीएस पेपर 3 से, यहाँ पर यह मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए, ये सब थ्रेट है हमारे। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं आपके बॉर्डर में, आपने सुना होगा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट म्यांमार वालों के साथ, ठीक है, रोहिंग्या वालों के, वो एथनिक में तो नहीं आएगा, लेकिन वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है जिसका असर हम पे पड़ा है, ठीक है, म्यांमार में बुद्धिस्ट और मुस्लिम रोहिंग्या जो थे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ अब आ गया। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ मतलब रिलेशन विद अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन। अब ये भी वही वाले कंट्री जो मैं कल बताता, अफ्रीका के साथ संबंध कैसे हैं, वहां पे ये नहीं आएगा इंडिया जिम्बाब्वे बताओ, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है ये। तो आप देख लोगे जीएस पेपर, सॉरी पेपर 2 सेक्शन में पीएस आई, और बहुत मैंने बहुत क्रक्स में लिखा हुआ है बस। कितने टॉपिक है इसके, 1 2 3 लिए हैं मैंने, और 4 बाकी जो टॉपिक्स थे वो सब मैंने पीछे लिख दिए पेपर 1 पेपर 2 सेक्शन ए में, वो वहां पे सारे मैच कर रहे हैं, अगर आप अपनी शीट देख रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 ऑफ पीएसआईआर सेक्शन ए में
पेपर 2 सेक्शन बी का बहुत सारी मैचिंग है, जहां मैं लिखा है लिंक लिंक कर करके लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको समझना है। ऐसे अगर आप देखोगे इंडियन ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर, यूएस, ईयू, जापान, चाइना, रशिया, इनके संबंध आप पढ़ेंगे, इंडिया रशिया, इंडिया ईयू, इंडिया यूएसए, डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो वही आपका जीएस पेपर 2 में काम आएगा, रीजनल बायलेटरल मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स, या आप कहते हो G20 यहाँ भी पढ़ोगे, ठीक है, वहां भी पढ़ोगे। तो ये आपका सारा मैच है पेपर 2 सेक्शन बी का जो आपको मिलेगा। मतलब इसमें टॉपिक्स बहुत कम है क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ चुके हो पेपर 1 सेक्शन, पेपर 2 सेक्शन ए में। ये आपको समझना है, तो इसको एक बार आप देख लो फिर से, और कुछ पूछना है तो पूछो। जो मैंने शीट दी है ये देख लो आप। ठीक है, ये आपको जो आपके कोई और भी साथ लेना चाहता है उससे भी आप बताओ कि ऐसे इंटरप्रेट करना है आपको सिलेबस। और ऑप्शनल आपका दिसंबर तक खत्म होना चाहिए, अगर आप 25 में जा रहे हैं अटेम्प्ट देने, या जब भी आप 26 में भी जा रहे हैं, तो एक बार ऑप्शनल तैयारी में आपका पूरा होना चाहिए। इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछो। इस वो तो सर बताएंगे, सर बताएंगे। ठीक है, मेन मकसद ये है कि आपको पता चलना चाहिए ऑप्शनल है क्या, कंटेंट इसका बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं है इसमें। मैंने बार बार कह रहा हूँ, जो कह के गया उसका अगर हमें पढ़ना पड़े तो वो सबसे आसान काम है। जैसे गीता पढ़ी ना, वो क्या कह गए वेद व्यास और जो भी और लोग, वो हम पढ़ रहे हैं, उसी ग्रंथ रट रट के वो हम गाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको जो बोल के गए वो पढ़ना है और उसी को रटना है, उसी को उगलना है। ये समझो आप किसी भी ऑप्शन में करना है, ये आपको समझ आना चाहिए हर ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे कुछ पूछना है आप पूछो, यहाँ तक ऑनलाइन में कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, मेन है मैचिंग समझ आना चाहिए, मैचिंग क्या है हो रही है, क्योंकि हमें तो नंबर पाने हैं ना, और तो आप वो आप देखो, मेरा काम तो PSR का है। जाना है, चलो जाओ। आपको ये समझना है, अगर आप PSR के लिए जा रहे हैं या जो भी ऑप्शन लो, मैं ये नहीं कह रहा PSR, मतलब दरवाजा बंद करो। मैं ये नहीं कह रहा PSR ही लो, आप किसी में भी जाओ, वाइज डिसीजन देखो तभी होता है जब आप उसका एनालाइज करें। किसी के कहे मतलब यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कहो सुनो उसका, वो सही कह रहा है, लेकिन जो कह रहा है उसको देखो तो जाकर, अगर सिलेबस मैच होता है, आपका काम क्या है, नेट पे जाओ, फिलोसफी उठाओ, प्रबार उठाओ, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, प्रिंट करा के देखो, और फिर उसको स्टडी करो। जो भी आप ले रहे हो, अगर आप एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हो, अगर आपको बस टाइम पास के लिए लेना है तो वो अलग बात। ठीक है, लेकिन अगर आप तैयारी में उतरे हो, आपको पता है कितनी गुर्बत बहुत है इस समय देश में, ठीक है ना, मारामारी बहुत ज्यादा है। ऑप्शनल ऐसा लो जो तैयार भी हो सके, जो आपका काम भी आ सके। जिसके साइंस वाला लेना है साइंस वाला लो, जिसका ग्रेजुएशन जिसमें वही वाला लो। जिसका ग्रेजुएशन अगर है हिस्ट्री का, MA करा है हिस्ट्री या BA जो भी, तो हिस्ट्री या 2 सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ तो चूज कर सकते हो। कुछ तो ऑनर्स तो स्पेसिफिक होते हैं ना, एक सब्जेक्ट बी, जैसे सपोज इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो एक से इकोनॉमी लेना चाहिए। ये सपोज किसी का मैथ्स है, मैथ्स लेना चाहिए, अगर वो कर सकता है, क्योंकि उसमें नंबर ज्यादा आते हैं, लेकिन वो भी आपको देखना पड़ेगा सिलेबस, औकात है मैथ्स करने की नहीं है। और फिर उसकी कोचिंग लो, कोई भी ऑप्शन लो, बिना कोचिंग के मत रहना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। एक बार शादी में पैसे कम खर्च कर लेना अपनी, लेकिन कोचिंग का में पैसे खर्च करने में वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप UPSC के लिए जा रहे हैं, बड़ा एग्जाम है ना, आप हल्के में नहीं ले सकते उसको, क्योंकि आप सीरियसली करोगे, क्योंकि लोग बहुत फास्ट है। ठीक है, लोग, आप सोच रहे हो डोईवाला की, लोग सोच रहे हैं दिल्ली की, आप सोचो दिल्ली की, लोग सोच रहे हैं बम्बई की, आप सोचो बम्बई की, लोग सोचे दुबई की। वो दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, हर दिन। किसमें करा हुआ है? नहीं, वो कोई नहीं था, वो कमांड होना चाहिए बस। और अपनी जो BCom जो भी पढ़ा होगा साइंस ऑनर्स से, वो आपको साइंस का भी आना चाहिए। हाँ, वो पूछ सकता है ऑप्शन में। अभी लड़का जो गया था संदीप इंटरव्यू में, वो सिविल इंजीनियरिंग करी थी, उसने ऑप्शन दिया था PSIR, उससे इंटरव्यू उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पे ही पूछ ले सारे सवाल। है, हाँ, वहां तो रिस्क नहीं ले सकते। अभी 2 घंटे। सर वॉइस नहीं आ रही। क्या करेगा?
अभी तुम बहुत मजे में हो, तुम्हें पता चलेगा, उम्र पढ़ने दो ना। आ रही। अभी नहीं आ रही होगी। सबके दिन आते हैं, मजाक नहीं कर रहा, सबके दिन आते हैं। वो हमारी एज छोटी है ना, जब हमारी एज बढ़ती है तभी दिन भी नजर आते हैं बुरे और अच्छे। चक्कर ये है, अभी हम इसलिए अब, हम भी पहले बच्चों को करते थे, हाँ अब हमें लगता है जो उम्र बढ़ेगी अपने आप आ जाएगा उनको। पहले बताया कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप ये जो भी आप कर रहे हैं आप वो समझे, ऑप्शनल का मीन है, इसमें और कुछ पूछना है आपको पीएसआई सेंट्रिक तो पूछो आप। और कोई आपके मन में डाउट है वो पूछो। ऑप्शनल इसी से रिलेटेड कि इसमें और क्या करना है क्या है। ठीक है, हम आपको इसमें, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये 4.5-5 दिसंबर तक आपको खत्म कर देंगे। इसमें आपको नोट तो दूंगा ही मैं। बुक जो होगी स्टैंडर्ड वो भी मैं पढ़वाऊंगा, मतलब यहीं पे पढ़वाऊंगा भी, आपसे कह दूंगा खरीद लो। तो आपको बुक में भी जो दिक्कत होगी वो नहीं आएगी, क्योंकि बुक पढ़ने से आपका व्यू पॉइंट और बढ़ता है। ठीक है ना, आपको थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होती है। वो बुक का हम यही बताएंगे आपको, जैसे। अब आ रही है आवाज ऑनलाइन में? हाँ, यस तो सर। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पे तो हम आपको जो बुक होगी, जैसे ओपी गौबा पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत अच्छी किताब है, तो उसके कुछ चैप्टर्स हम आपको यही कराएंगे, बताएंगे मार्किंग्स उसकी। वो आसान लैंग्वेज में दी है, कोई भी पढ़ सकता है। 8वीं क्लास का बच्चा ही पढ़ सकता है। ठीक है, फिर आपको जो इम्पोर्टेंट, जो जैसे आईआर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के, हिंदू के, मैं आपको डिप्लोमैट के, ओआरएफ के, इसके आर्टिकल्स मैं आपको डायरेक्ट दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। उसको ना शीट में, ओ भाई बोलो मत, सुन लो पहले। तो वो आपको पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं, उसका नोट बनाना बना सकते हो, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि ये हमें कैसे लिखना है। मैं बता दूंगा उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है। और फिर आपको जो और नोट होंगे और क्या क्या कौन कह गया वो भी आपको बताएंगे, किताबें जो होंगी वो भी सब बता देंगे। जो स्टैंडर्ड, हर एक पेपर की एक किताब है। ठीक है, हर उसकी एक बुक रहेगी, और जो भी आपको कंटेंट रहेगा वो आपको सब देंगे, जो होते हैं नॉर्मल। ठीक है, रोड रिटर्न वाले भी, पीडीएफ वाले भी, हैंड रिटर्न भी और प्रिंटेड भी, और बुक भी। बुक का जो मुझे लगा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए आपको। कुछ बुक मैं बोलूंगा खरीदने को जो फॉरेन ऑथर्स की हैं, सस्ती आती है 500-600 रुपए की, वो हम यहीं पे आपको बताएंगे कैसे उसको आपको पढ़े। लिबरलिज्म सोशलिज्म बहुत अच्छा दे रखा है उसमें, वो आप पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुलती हैं कि अच्छा ऐसा है। मतलब हमें गद्दारी नहीं करनी है कि जो हम पढ़ें तो अच्छे कंटेंट से पढ़ें। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप, ये मुझे लगता है ये एक वर्कशॉप हमने ली है, इसमें आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, फिर आप बाकी आप सर से बात कर सकते हैं कैसे कब क्या रहेगा। और जो और ऑप्शन अगर आपको देखना, फिलोसफी है, आप सुनो मेरी बात, पीएसआर का तो हो गया, तो हम तो सारे ऑप्शन का गाइड करते हैं। मेरे पास कॉमर्स का ही बच्चा आता है, मेरा मैनेजमेंट का भी आता है, मेरे पास सोशोलॉजी का भी आता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बस ऑप्शनल का आप आते हो तो आप सिलेबस देखो। अगर आपको लग रहा है सीएस से मैच भी नहीं कर रहा ना, आप उठा लो उसको, अगर आपका मन है, इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है ये मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। अपनी औकात पता होना चाहिए, बस अपनी औकात है आपकी करने की उस ऑप्शन की, आप करो उसको। लेकिन रिग्रेट ही नहीं होना चाहिए, कोई कह देगा 2-6 महीने बाद वो भी तुमने ऑप्शन गलत ले लिया, वहां का ले लो उसमें नंबर नहीं आते हैं। ये नहीं होना चाहिए, तो क्या मेरा मन, मेरा इट्स माई डिसीजन। आपको अपना डिसीजन पे वो पता होना चाहिए जो आपको लेना है। तब आप लो कोई सा भी लो, फिलोसफी लो, आप सिविल इंजीनियरिंग लो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लो, आप इलेक्ट्रिकल लो, लेकिन आपकी औकात में होना चाहिए। सिलेबस देखो जा, जो आपने बीए में पढ़ा है, जो आपने एमए में पढ़ा है, आप उसको देखो। ठीक है, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ऑनलाइन वाला कुछ पूछना है तो। ठीक है, फिर तो ये मुझे लगता है आइडिया लग गया होगा, ये शीट दो वापस। हाँ, सारी शीट। और जगह भी दिखानी है भाई। मैडम, दे भाई इधर ही दो, दे पीछे दे। भाई मैं गिनूंगा फिर फालतू में। दो, अबे दो, फोटो खींच ली, क्या जरूरत है। दे भाई दे, हीरो इधर इधर, फोटो खींच ले। पैसे की बात ही नहीं है। हाँ, फोटो ले लो। ठीक है, और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, जिसे जाना जाए। कोई ऐसा बदमाश है, शैतान है, उसने इसको ही फाड़ दिया, लगा लो, इससे ही खेल दिया मतलब। ठीक है, कौन है?
ठीक है, ऑनलाइन में किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। और अपने दोस्त वोस्त को भी जो लेना चाहते हो उसे बताएं ऐसे, वो जरूरी नहीं है ज्वाइन करे, मैं चाहता हूँ उसे अवेयरनेस हो, बस उसे पता चले कि ऐसे ऑप्शन हमें इसे परखना है, ऐसे अपने आप से धोखाधड़ी ना करें। आप कॉमर्स लो, कोई सा भी लो, बस अपने बैकग्राउंड को देख के अपनी इंटरेस्ट, टॉपर के नंबर उसमें ज्यादा आ रहे ये कभी मत पैमाना बनाओ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे जाना जाए। क्या? 100 नहीं भाई, 10 लाख दे दे, मुझे कोई जरूरत नहीं। 10 लाख पढ़ लेंगे।